गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते सभी को। गुड मॉर्निंग एंड सॉरी फॉर बीइंग लेट। कुछ अर्जेंसी थी तो आई थॉट मैं 2-5 मिनट लगाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम 5 मिनट ज़्यादा लग गया। या सो अभी तक कितने क्लासेस हुए अपने? ये 2-2.5 साल में पहली बार, मतलब लेट पहली बार हुआ है। ठीक है, जनरली नॉर्मली लेट नहीं रहता है। यस, 98 क्लासेस नहीं, 98 नहीं, अभी तक अनअकैडमी में भी, मतलब मैं इतने साल से करा रहा हूँ सर। ठीक है, तो नॉर्मली लेट नहीं होता है। तो लेट आज पहली बार हुआ है सर। ठीक है, हो जाता है कभी-कभी। चलिए सर, सो वी ट्राई टू अचीव परफेक्शन। सेकंड्स मेरी आगे पीछे होती है वो बात अलग है, तो लेट नहीं करवाता, उतना मैं ध्यान रखता हूँ, बट समटाइम्स इट डज हैपन। चलिए सर, ठीक है ना, कोई बात नहीं। देर आए दुरुस्त आए अपन। कहाँ थे अपन? वेयर वर वी? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत, राइट सर? ठीक है, और हम लोग ने डिस्कस किया पिछले क्लास में सल्तनत की आर्किटेक्चर में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या है, राइट? है ना? तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं कि व्हाट इज द स्टोरी बेस्ड ऑन द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो हमने इंडो इस्लामिक नाम को पढ़ लिया था शायद तक, और इंडियन इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चर को समझा था सर। ठीक है, so as far as I remember, we have covered up what was the Indian influence or the Indic influence on the architecture of Delhi Sultanate, and why the name Indian was given to it, है ना? तो as far as I remember, हमने आर्किटेक्चर के अंदर से बेसिकली देखा था कि कौन से मॉन्यूमेंट्स बने थे कहाँ-कहाँ पे राजा के द्वारा, और बेसिकली ये जो इंडो पर्शियन या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर क्यों बोला गया है उसको, उसके फैक्टर्स, उसके नाम, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था, राइट? ठीक है ना? तो द वर्ड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हमने ये समझने की कोशिश की थी। हमने आपको ये भी बताया था कि ये आर्किटेक्चर बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दिस, है ना? और फिर क्यों सिंथेसिस हो जाता है। सिंथेसिस होने का मतलब ये है कि इंडिया और इस्लामिक आर्किटेक्चर इन दोनों को सिंथेसिस क्यों बनाया जाता है सर। ठीक है, तो इन लोग के साथ प्रॉब्लम ये था कि जो टर्किश रूलर्स इंडिया में आए थे, उनको इंडिया के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रेजुडिसेस थे। प्रेजुडिसेस होने का मतलब ये है कि दे वर नॉट लाइकिंग इंडिया इनिशियली, या भारत के लोग तो पसंद थे ही नहीं सर। ठीक है, बट उनके पास कोई एक्सपर्ट्स नहीं थे। उनको बिल्डिंग बनाने की जरूरत पड़ जाती है सर। ठीक है ना, उनके पास कारीगर नहीं होते हैं। उन्होंने जो भारतीय कारीगरों को हायर किया, बेसिकली उनके पास एक्सपीरियंस था, तो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप देखिए कि इवेंचुअली इन्होंने अपने खुद के फीचर्स को ऐड कर दिया। वो तो होता है, मैंने आपको मेरे घर पे आने वाले रसोइये के बारे में बताया था, खान ये है ना, कि जो कुक हुआ करते थे उसके बारे में बताया था सर। ठीक है, तो उसने कहा कि सर मैं तो बहुत तड़का नहीं मारता हूँ सर। ठीक है ना, फिर अल्टीमेटली तड़का तो लगता ही है सर, समझे? और फिर आखिर में कारण ये बताया गया कि सर हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही चलता है सर। ठीक है, आई कैन नॉट चेंज दैट, ओके, समझे? दूसरा, मटेरियल भी इंडियन था, और मटेरियल इंडियन होने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो पत्थर यूज हुआ था सर, ठीक है, वो भी भारतीय हुआ करते थे सर। ठीक है, और एक्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को कन्वर्ट करके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, मॉस्क हो गए, उसको कन्वर्ट करके मंदिर हो गए, उसको कन्वर्ट करके बेसिकली दे स्टार्टेड मेकिंग दिस आर्किटेक्चर सर, समझे? तो इसके बेसिस के ऊपर से ज्यादातर आर्किटेक्चर आपको इस प्रकार से दिखेगा, जहाँ पे वी डू कम टू नो अबाउट द इंडियन इन्फ्लुएंस, है ना? तो इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर आपको कभी-कभी ये भी दिखेगा कि मंदिर के ऊपर का शिखर था, शिखर को कन्वर्ट कर दिया गया और उसके ऊपर डोम बना दिया जाता है सर। ठीक है, डोम बनाने के कारण यू विल सी दैट उसके अंदर इस्लामिक आर्किटेक्चर का ध्यान दिया गया। ये मुगल्स में भी हुआ सर। ठीक है, जैसे ज्ञानवापी को देख लीजिए सर। ठीक है, तो ज्ञानवापी है, फिर मथुरा के अंदर ये एक आध मॉन्यूमेंट्स ऐसे है सर आपको, जहाँ पे दोनों प्रकार की चीजें दिखेगी सर। ठीक है ना, काशी विश्वनाथ के अंदर भी आपको ये फीचर दिखेगा सर। ठीक, औरंगजेब के समय पे वो डिस्ट्रॉय करके उन्होंने उसका डोम बना दिया गया था सर। तो अभी वहाँ पे भी अभी लीगल केस चल रहा है सर, है ना, समझे? तो बहुत सारी चीजें हैं, यू विल फाइंड मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे सिंथेसिस होता है सर। ठीक है, सो आपको क्वेश्चन अभी नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्या आएगा सर? ठीक है, तो द टर्मिनोलॉजी इंडो इस्लामिक सर, है ना, कि ये क्यों बोला गया है सर? ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? एंड इसमें इंडियन फीचर्स क्या क्या है, व्हाट आर द इंडियन फीचर्स फॉर द सेम सर, समझे? दूसरा, इस्लामिक फीचर एक्चुअल में नहीं है, इसमें जो फीचर है वो पर्शियन फीचर है। इसमें जो फीचर है वो कौन से है सर? ठीक है, द फीचर इज एक्चुअली सेंट्रल एशियन फीचर सर, समझे आप लोग? तो ये दो प्रकार के आपको इसके डिलिब्रेशन करना है सर। ठीक है, तो क्रिटिकली एनालाइज द टर्म इंडो इस्लामिक, हाउ फार यू कैन जस्टिफाई कि इट वाज इंडियन एंड इस्लामिक इन नेचर सर, समझे आप लोग? ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को लेके जब प्रश्न आएगा तो कभी-कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी डाल देगा जानबूझ के कि आपने कांसेप्ट क्या समझा है, क्योंकि थियरी ऑफ किनशिप आया है, तो थियरी ऑफ आर्किटेक्चर भी आपको पूछ सकता है सर, समझे आप लोग? ठीक है, तो थियरी ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर से आपको ये टर्मिनोलॉजी पता हो जानी चाहिए सर, समझे आप लोग? ठीक, अब इसमें क्या-क्या प्रकार के चेंजेस आए थे, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस एक्चुअली टुक प्लेस एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, अब थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं सर। ठीक है, चेंजेस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड चेंजेस? तो चेंजेस का अंतर्गत आपको दिखेगा कि एंशिएंट इंडिया के सापेक्ष में किन प्रकार के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं सर। ठीक है, तो मिडिवल इंडिया के अंदर जो थोड़े बहुत बदलाव आए थे वो डिजाइन में आए थे, वो फीचर्स के अंदर आए थे, वो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। आप देखोगे तो मॉन्यूमेंट्स के प्रकार के अंदर आएंगे सर। ठीक है, तो अब थोड़ी बहुत उसके बारे में चर्चा ले लेते हैं। लेट अस टेक द डिस्कशन ऑन द चेंजेस दैट हैव टेकन एज अ पार्ट ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब देखिए, एंशिएंट में पहली चीज आपको ये दिखेगी कि नॉर्मल आर्किटेक्चर जो था उसे रॉकेट आर्किटेक्चर कहते थे सर, है ना? रॉकेट आर्किटेक्चर का मतलब क्या था कि पत्थरों को काट के बड़े-बड़े मॉन्यूमेंट्स बनते थे, राइट सर? ठीक है, अब जैसे ये पहाड़ हो गया, अब पहाड़ को काट के आपने इस प्रकार के माउंटेन्स को या टेम्पल्स को बनाने की कोशिश की सर, है ना? तो जैसे कैलाश टेम्पल एट इलोरा है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ दैट। या हमने रॉकेट आर्किटेक्चर के अंदर गुफाएं बनवाई थी सर, है ना? तो यहाँ पे कोई केव बनवा दी जाती है सर, रिंग ऑफ, है ना, समझे? या आप पकड़ने की कोशिश करो कि इसमें से बड़े-बड़े पत्थरों के बोल्डर्स को या पत्थरों को काट के आप देखिए उसमें से मॉन्यूमेंट्स बनेंगे सर, है ना? तो इवन स्कल्पचर्स भी बनते हैं, तो रॉकेट बनते हैं सर, समझे? अब रॉकेट आर्किटेक्चर की खासियत ये है कि इसकी लिमिटेशंस आती है सर, है ना? लिमिटेशंस क्या आती है कि इसके पॉजिटिव्स भी है, मतलब आप देखोगे, और इसके एडवांटेजेस भी है सर, समझे? अब थोड़ा बहुत पहले आर्किटेक्चर की डिजाइन के ऊपर आया है, तो विल ट्राई टू डिस्कस बोथ द पॉइंट्स, है ना? क्योंकि
आपको जब क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर डिजाइन शेप में आता है रॉकेट के ऊपर, ऑलरेडी 2015 में इसने जीएस में पूछ दिया था मेसोलिथिक रॉकेट आर्किटेक्चर की पेंटिंग के बारे में सर, ठीक है। तो काफी लोगों को तो रॉकेट आर्किटेक्चर के अंदर बोले पेंटिंग कहां से आ गया सर, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल केव्स हुआ करती थी, इसलिए उसको रॉकेट आर्किटेक्चर बोला था यूपीएससी ने सर, ठीक है। तो नेचुरल भी बनी है तो उसको भी रॉकेट ही कहा गया, बोले पत्थरों को काट के गुफाएं बनी थी, मतलब वो नेचुरल थी बिकॉज ऑफ दी वाटर एंड दी टेक्टोनिक फोर्सेज वो केव क्रिएट हुई थी, भीमबेटका वाली जो गुफा है सर, समझे। अब यहाँ लिमिटेशंस और एडवांटेजेस क्या क्या है सर, ठीक है। एडवांटेजेस में ये है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है सर, ठीक है। इसकी ड्यूरेबिलिटी आपको बहुत मिल जाती है और अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए सालों साल तक चलता है। इतने सालों तक मतलब 5 मिलियन ईयर्स अगो 4 मिलियन ईयर्स अगो की आपको मॉन्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे भीमबेटका के अंदर आपको मिला हुआ है सर, ठीक है ना। तो अच्छे अच्छे आके चले गए जनरेशन, बट वो आर्किटेक्चर वैसे का वैसा ही रहा सर, ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ कुछ दिख रहा है, चलिए सर, ठीक है ना, पर्दा आड़ा टेढ़ा हो गया होगा, चलो ठीक है। तो एक पंखा भी थोड़ा चल रहा है तो हवा थोड़ी ज्यादा आ रही है, थोड़ा यूं कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, ये बढ़िया है सर, ठीक है ना। चलो, सो कहाँ पे था सर, है ना। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द आर्किटेक्चर की क्या कहानी रहती है सर, ठीक है। दूसरी इसके अंदर एडवांटेजेस के अंदर हम लोग एक ये भी लिख सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन ज्यादा देता है, मतलब स्ट्रेंथ के साथ ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन के अंतर्गत फिर आपको नेचुरल फोर्सेस हो गए, मैन मेड फोर्सेस हो गए, तो कोई उखाड़ नहीं पाएगा आपको सर, ठीक है। एंड इट कैन बी प्लेस ऑफ शेल्टर, इट कैन बी प्लेस ऑफ वर्शिप, इट कैन बी प्लेस ऑफ आइसोलेशन सर, ठीक है। तो यू कैन सी कि लोग यहाँ पे वो शेल्टर के रूप में आया करते थे इन द फॉर्म ऑफ द विहार सर, है ना। आइसोलेशन के अंदर भी आपको मिल जाएंगे विहार के रूप में या चैत्यस के रूप में आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है ना। दूसरी रॉकेट में हमने केव आर्किटेक्चर की पूरी जर्नी थोड़ी बहुत पढ़ ली थी सर एंशिएंट इंडिया के अंदर, जहां तक मुझे याद है सर, ठीक है। तो स्टेजेस वाइज हमने समझा था सर रॉकेट आर्किटेक्चर को, केव्स को सर, ठीक है। तो जब एंशिएंट इंडिया के क्लास को हमने पढ़ा था तो उसमें केव आर्किटेक्चर रॉकेट आर्किटेक्चर की पूरी ओरिजिन और डेवलपमेंट आपको पढ़ाई थी सर, ठीक है। तो उसके कुछ कुछ फीचर्स आप इसके अंदर से ऐड कर सकते हो। देखो इसमें ओवरऑल हम लोग मिडिवल के साथ कंपेयर में देख रहे हैं, इसके लिए आप लिमिटेशंस में देखते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है सर, ठीक है। तो आपके पास एक तो स्किल्स होनी चाहिए सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। और दूसरी क्या है कि इसमें टाइम बहुत लग जाता है डेवलप करने में सर, है ना, क्योंकि एक पत्थर को काट के बनाना वो बहुत सारी समय को निकालता है। और इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन नहीं ने जो बताई है वो यही है कि साइज ऑफ द मॉन्यूमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द रॉक यूज्ड, है ना। तो आप एक हद से ज्यादा बड़ी साइज में इनफैक्ट, है ना, चीजों को स्केल अप नहीं कर पाओगे सर। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने एक ही पत्थर से काट के लाना है या दो पत्थरों को इकट्ठा करके डालना है सर, ठीक है। तो उसमें होता यह है कि यू सी दैट कि ये जो साइज है वो लिमिटेड रहेगी। अगर आपका बोल्डर इतना बड़ा है तो इसमें से आप काट के बनाओगे, इतना बड़ा है मतलब अभी तो आएगा नहीं सर, ठीक है। आपको स्क्रीन में नहीं दिखेगा, समझ गए ना सर, है ना, मन की भावना समझ गए आप सर, ठीक है। तो यू सी दैट उसकी साइज वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी सर, है ना। तो फिर उसके बेसिस के ऊपर से आप बनाओगे। तो घुमा फिरा के कहानी क्या है? So, घुमा फिरा के कहानी ये है कि द स्किल्स, द टाइम फैक्टर एंड द साइज फैक्टर सर, है ना। ये तीन सबसे बड़ी इसमें लिमिटेशंस आती है, दिक्कत आती है सर, ठीक है। तीसरा इसका स्केलिंग नहीं हो सकता है सर। एक मॉन्यूमेंट बना तो बना, अगर सेम क्वालिटी का रॉक आपको मिल गया कहीं पे सर, ठीक है। यू कैन नॉट रेप्लिकेट द काइंड ऑफ आर्किटेक्चर अगेन एंड अगेन एट मल्टीपल प्लेसेस, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि अब किसी ने भी देखा होगा ताजमहल बना दिया सर, है ना। एमपी में कहीं पे बनाया, कहाँ पे बनाया सर, है ना, सम बिजनेसमैन हैज क्रिएटेड ताजमहल, ठीक है, अपन भी बनाते हैं सर, है ना। कहाँ बाकी रखा है, एमपी में बनाया ना सर, सम बिजनेसमैन हैज क्रिएटेड रेप्लिका बनवा दिया सर, है ना। तो फिर 4 बीएचके अंदर से देखा 4 बीएचके डिजाइन है उसकी सर, ठीक है। तो मैं बोला गजब, जय बात सर, है ना, समझे नहीं समझे, ओके। तो हाँ ये सर अलग ही कहानी है सर, है ना। हाँ देखिए बहुत ही डिफरेंट प्रकार का अप्रोच है सर, ठीक है ना सर। पर वो रेप्लिका बनने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि मार्बल की एबिलिटी है छोटे छोटे पीसेस को मार्बल को ज्वाइन करके व्हाइट मार्बल लाइम जो पत्थर है लाइमस्टोन के प्रकार का सर, ठीक है। तो उसको यूज किया जा सकता है ना सर, समझे आप आज की तारीख में। बट पहले तो ये होता नहीं था सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो बिकॉज़ इट वाज नॉट पॉसिबल, तो द स्किल्स, टाइम फैक्टर, साइज फैक्टर ये सब की सब इसकी लिमिटेशंस में आ जाती है सर, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस और प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम आपको एक अलग प्रकार से दिखेगा सर, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, समझे कि नहीं समझे। तीसरे में इसमें हम लोग लिखेंगे कि इसका स्केल नहीं बढ़ सकता है और इसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है सर, ठीक है। अब रेप्लिकेशन का मतलब ये नहीं है कि इसका मेड इन चाइना बना के छापम छापी कर देना है सर, ठीक है। चाइना में जैसे आपने देखा होगा कि गोस्ट सिटीज का डेवलपमेंट हुआ था, दे वर बेस्ड ऑन द यूरोपियन आर्किटेक्चर सर, है ना। अब जैसे एक पूरा छोटा पेरिस बनाया था, छोटा एम्स्टर्डम बनाया था सर, है ना। छोटा हिडनबर्ग बनाया था, मतलब दिस आर द प्लेसेस इन यूरोप सर, है ना। ब्रसेल्स को कॉपी किया था इन्होंने, नए नए सिटीज का डेवलपमेंट किया सर, है ना। मतलब वैसा रेप्लिकेशन और वो सिटीज के रूप में, क्योंकि इनको ऐसा था कि यहाँ पे आके चाइनीज पॉपुलेशन रहेगी और फिर वो ना डेवलपमेंट होगा। तो प्लान किया होता है सिटी कि यहाँ 10 लाख लोग रहेंगे, नाउ अराउंड 10,000 और 50,000 और नॉट मोर देन 1 लाख पीपल आर स्टेइंग। तो इट इज एक्चुअली लाइक अ गो सिटी, पूरा अपार्टमेंट बिल्डिंग खाली है सर, ठीक है। यू सीन दैट, है ना, गो सिटीज ऑफ चाइना, यू जस्ट गूगल आउट दिस वर्ड गो सिटीज ऑफ चाइना एंड देन यू फाइंड मल्टीपल प्लेसेस इन सेंट्रल चाइना एंड नॉर्थ चाइना, खास करके द वेस्टर्न चाइना एज वेल, जहां पे दे हैव ट्राइड टू डेवलप न्यू सिटीज बेस्ड ऑन द यूरोपियन कांसेप्ट्स, ओके। इट हैज फेल्ड मिजरेबली, क्योंकि चाइना में अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम यही है कि इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट, आप देखोगे ना सर, है ना। तो बीजिंग और फिर बीजिंग से थोड़ा इस साइड की तरफ जाओ, शिनजान चले जाओ, फिर नीचे हांगकांग की तरफ, मकाओ की तरफ, वही वहां पे कंसंट्रेटेड गुआंगझो है सर, ठीक है। बट आप सेंट्रल चाइना में, नॉर्थ में, वेस्ट में चले जाओगे तो आपको सिचुएशन दिखेगा, पॉवर्टी दिखेगी, बहुत सारे जो इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स है वो तो क्या दिखाने वाला, उसका तो वो दिखाने वाला सुप्रीम कमांडर है उनके पास, ठीक है। बोले ये नहीं जाएगा बाहर सर, ठीक है। तो फिर अटक जाता है गाड़ियां, चलिए वहां तो अलग ही कहानी है ना सर। तो वहां तो बता के तो दिखाओ सर, है ना, कि क्या होता है। फिर गायब हो जाओगे सर, उनकी टेनिस प्लेयर को गायब करवा दिया इन्होंने सर। फिर एक दिन टीवी पे बिठाया, बोले हाँ देखो देखो दिख रही है ना अभी, हाँ सर, ठीक। उसके पहले आपने देखा होगा वो उनके बिलियनर थे, उनको उठवा दिया सर, है ना, समझे। तो वहाँ पार्टी के अगेंस्ट में आपने कुछ बोल दिया तो अलग ही कहानी है सर, ठीक है। क्योंकि पार्टी स्टेट है और वही गवर्नमेंट है, वही आर्मी है, वही पुलिस है सर, ठीक है। और वहाँ टू कमांड सिस्टम चलता है एक्चुअली, दैट कैन बी डेट्रीमेंटल इन द लॉन्ग रन, है ना। टू कमांड सिस्टम में ये है कि एग्जीक्यूटिव में जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्मी का कमांडर है, आर्मी के कमांडर के साथ हमेशा एक कम्युनिस्ट पार्टी का पुलिस ब्यूरो का या वेरी हाई लेवल, पुलिस ब्यूरो तो हर बार नहीं होगा पर उससे थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का पार्टी का ऑफिशियल उसके साथ रहेगा। सो व्हेनेवर देयर इज काइंड ऑफ वॉर कंडीशंस और कोई भी इमरजेंसी डिसीजन लेना है सर, ठीक है। तो यू विल सी दैट एवरी टाइम आपको ये दिखेगा कि आर्मी वाला बोलेगा कि सर मुझे अटैक करना है, तो फिर पॉलिटिकल जो लीडर जो उसके बाजू में खड़ा है वहां वॉर फ्रंट के ऊपर या कहीं पे ये लोग फाइट करने गए, ही विल टेक द अल्टीमेट कॉल। अब देखो आप ऊपर बैठ के बीजिंग में बैठ के डिसीजन ले सकते हो पॉलिटिकल पॉइंट से, फिर उसके बाद आगे का काम आर्मी को करने देना पड़ता है सर, या जो भी आर्म फोर्सेस काम कर रही है, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह पे आप फिर वो वहां युद्ध जहाज में खड़े, यू आर स्टैंडिंग ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर एंड द पॉलिटिकल डिसीजन इज टू बी टेकन, ये यू टर्न मारेंगे, यू टर्न मारेंगे, तो कमांडर समुद्र में ना कूदे तो अच्छा है सर, ठीक है। तो इनकी अभी फ्लॉज आपको दिखेगी सर, ना अभी इनके पास तो क्या है कि बेड़ा काफी बड़ा हो गया है एयरक्राफ्ट कैरियर का, एयरक्राफ्ट कैरियर तो उतने नहीं है इनके पास, बट जो फ्रिगेट्स और हाई स्पीड बोट्स जो है सर, है ना, गनर बोट्स है सर, है ना, उसका नंबर्स काफी इन्होंने बढ़ाया है एज अ पार्ट ऑफ अनबोर्ड डिप्लोमेसी भी नहीं है सर, नालायकी है खाली तो, बट यस चल रहा है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। चाइना में पॉवर्टी बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल कभी नहीं होती है सर, दुनिया के बहुत ही गिने चुने देश ही है जहाँ पे बिल्कुल होता है, और जहाँ आपके पास
पकड़ के चलिए कि 150 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, वहाँ पे कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है सर, है ना? जिसकी 50 लाख की आबादी है, वहाँ समझ सकते हैं कि पॉवर्टी एबॉलिश हो गई होगी, या 1 करोड़ की आबादी है पॉपुलेशन में सर, समझे? ठीक है, तो वो तो चाइना तो डिक्लेयर तो कुछ भी करता है ना सर, वो तो कहता है कि कोविड भी हमने नहीं लाया। यू आल्सो नो दैट ना सर, कि कोविड लाया था कि नहीं लाया था चाइना ने सर, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। सो कहानी क्या थी सर? कहानी के अंतर्गत मैं आपको बता रहा था कि इसमें रेप्लिकेशन का सवाल आ गया सर, ठीक है? तो इसमें रॉकेट में हम लोग ये 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर से आई है, व्हाट द चेंजेस इमर्ज एज़ अ पार्ट ऑफ मेडिएवल आर्किटेक्चर, ठीक है? तो मेडिएवल आर्किटेक्चर के अंदर क्या-क्या चेंजेस आए सर, समझे आप लोग? तो पहला तो मेथड ऑफ टेक्निक आपकी बदल गई। यहाँ रॉकेट था, रॉकेट की जगह यहाँ जो दूसरा मेथड आ गया है, जिसके अंदर हम लोग को पता चलता है कि स्टोन एंड ब्रिक आर्किटेक्चर का यूज़ होता है। और स्टोन एंड ब्रिक आर्किटेक्चर की खासियत ये थी कि इसको आपने कहीं पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, पत्थरों का उपयोग किया है, पर छोटे-छोटे पत्थरों का उपयोग किया है। एंड स्टोन एंड ब्रिक आर्किटेक्चर को आपने पीसेस को जॉइन करने की शुरुआत की है सर, ठीक है? और पीसेस को जॉइन कैसे किया है सर, ठीक है? बाय पुटिंग लाइम मोर्टार, बाय पुटिंग यू कैन सी सम काइंड ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल इन बिटवीन दैट सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि दे वर द फर्स्ट, या फर्स्ट का मतलब है कि प्रॉपर लार्ज स्केल, वैसे तो एशियन में भी कहीं-कहीं पे साउथ में होना शुरू हुआ था। बॉन्डिंग एजेंट्स के रूप में 2 पत्थरों को जोड़ा गया था, बट उतना लार्ज स्केल रेप्लिकेशन नहीं था सर, ठीक है? इन्होंने ना पत्थर के अलग-अलग टुकड़े के बीच में लाइम मोर्टार को डाल दिया सर, है ना? मोर्टार का मतलब समझ में आता है ना सर, ठीक है? तो मिट्टी होती है, थोड़ा बहुत सीमेंट होता है, उस टाइम में सीमेंट नहीं था, पर चूना हुआ करता था, लाइम हुआ करता था, क्योंकि सीमेंट का सबसे इंटीग्रल पार्ट ही चूना होता है ना? समझे? तो C2S में C3AF C4AS में ऐसे अलग-अलग कंपोनेंट्स है सर, है ना? डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड फिर CaO कैल्शियम ऑक्साइड है सर, है ना? लाइम है, ये सब बेसिकली सबसे मेन कंपोनेंट्स के रूप में आपको यहाँ से दिखेंगे। लाइमस्टोन तो आपके सबसे मेन कंपोनेंट, ऑलमोस्ट 70% सीमेंट लाइमस्टोन से ही बनता है। इसके लिए आपने देखा होगा कि सीमेंट में जब पानी डालते हैं ना, बुड 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 करके गर्म हो जाता है सर, ठीक है? अगर आप चूने के भी पानी डालोगे ना, चूने के अंदर मतलब लाइम, सादा लाइम होगा ना, आपके घर पे कलर करने वाला आता है, अगर उसने चूना खाली मिक्स किया, उसमें पानी डालो तो वो भी गर्म मारेगा सर, ठीक है? गर्मी मारेगा सर, ठीक है ना? तो पुराने समय पे पुताई होती थी ना घर पे सर, ठीक है? तो आजकल तो क्या है, ये प्लास्टिक पेंट और वो मशीन से करता है। बट 15-20 ईयर्स बैक व्हेन आई वाज़ यंग, मैं यही देखने के लिए खड़ा रहता था, बोले अब चूना लगाएगा सर, ठीक है? वो बुड 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 करके अंदर से, तो समझ में नहीं आता था कि ये रिएक्शंस हो रहे हैं सर, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अब जब मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था तो उसमें एग्जांपल आया लाइम का, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। फिर अच्छी बात ये थी कि बुक के अंदर लिखा था कि व्हेन वी अप्लाई कलर्स लाइम के अंदर पानी डालते हैं, तो तब मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मतलब टीचर को अगर ये एग्जांपल दिया होता तो आराम से मेरे जैसे एक नहीं, मतलब 30-40 बच्चे थे, सब यूं बैठे थे, ये क्या बोल रहा है मास्टर, ठीक है? तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता कि बचपन में ये चीज देखी, हाथ भी डालने की कोशिश की थी और जले भी थे सर, ठीक है ना, समझे? तो वो क्या है कि टीचर साहब बेचारे बुक वाला पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे थे, रेदर देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो हो जाता है। चलिए सर, ठीक है ना? तो कहानी क्या है सर? यहाँ पे लाइम मोर्टार का एडिशन, स्टोन एंड ब्रिक का उपयोग करना सर, ठीक है? अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक पत्थर है, यहाँ पे एक पत्थर है, यहाँ पे एक पत्थर है सर, ठीक है? और इसमें लाइम मोर्टार का यूज किया गया, तो आप रेप्लिकेट कर सकते हो सर, है ना? तो इसमें नंबर ऑफ पीसीस को आपने इकट्ठा किया है, इसके थ्रू आपने बनाने की कोशिश की सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो इससे आपकी 2 चीजें होती है सर, है ना? एक तो इसमें भी स्ट्रेंथ का कोई प्रश्न नहीं आता है, यू विल आल्सो गेट अ गुड स्ट्रेंथ ओवर हियर, इसमें स्ट्रेंथ का कोई इश्यू नहीं है सर, ठीक है? क्योंकि आपने जो बड़े रॉक थे, पत्थर थे, स्टोन्स के प्रकार थे, वही स्टोन को आपने काटा हुआ है सर, जैसे फोर्ट्स में इन्होंने किया सर, है ना? जैसे आप देखोगे बाउंड्री वॉल्स में करने की कोशिश की किलों के, पैलेसेस के सर, ठीक है? तो उसमें दे गॉट द डिजायर्ड स्ट्रेंथ, इनको जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए थी, वो स्ट्रेंथ इनको मिलती है सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर से हम लोग पहला तो इनके बीच में कंपैरिजन डालेंगे सर, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि क्या-क्या चीजें होती है, और इसमें फिर रेप्लिकेट आराम से कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड नंबर ऑफ स्टोन मटेरियल्स आपके पास बहुत ही अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने बताया कि वो एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स का डिस्ट्रॉय करके किया, तो फिर नंबर्स आपके बढ़ने ही वाले हैं सर, ठीक है? दूसरा एंशिएंट और अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए मेडिवल आर्किटेक्चर के अंदर एक और डिफरेंस आपको दिखेगा, वो है रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को लेके खास करके सर, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे टेम्पल्स में क्या था कि जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग बनता था उसको शिखर कहते थे, राइट सर, ठीक है? एंड ये जो शिखर हुआ करता था वो काइंड ऑफ ट्रायंगुलर शेप, आपको इस प्रकार की डिजाइन दिखती थी मंदिरों के ऊपर, या उसको विमान भी कहा गया है साउथ इंडिया के अंदर, राइट सर, ठीक है? बट हियर दे हैव स्टार्टेड यूजिंग द डोम बेस्ड बिल्डिंग आर्किटेक्चर सर, ठीक है? तो होता क्या है कि नीचे का शेप तो शायद कॉमन रहेगा क्योंकि एक्जिस्टिंग बिल्डिंग को कन्वर्ट किया था, पर ऊपर आप देखोगे तो डोम बनाने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है? और दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे दरवाजे थे या खिड़कियाँ थी, वो नॉर्मली स्क्वायर शेप में होती थी, या आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो बिल्डिंग का मॉन्यूमेंट का ये वाला जो पोर्शन है सर, है ना? ग्राउंड वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, वो भी स्क्वायर शेप में था। यहाँ पे उसको भी बदल के फिर इन्होंने आर्क शेप कर दिया सर, ठीक है ना? तो क्या हुआ कि द आर्क्यूएट मेथड ऑफ डिजाइन वाज यूज्ड, तो इवन दरवाजे है, खिड़कियाँ है, वो भी आर्क शेप के अंदर आपको दिखेगी सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर? ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो यू विल फाइंड द आर्क शेप एंड द डोम शेप मेथड वाज मोर यूज्ड कंपैरेटिवली टू द मेथड ऑफ द शिखर, दिस वाज यूज्ड सर, ठीक है? तो इसको ना आर्क्यूएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। आर्क्यूएट का मतलब क्या है कि एक तो आर्क का यूज किया गया है सर, सब जगह पे आर्क शेप डिजाइन का सर, इसके लिए आर्क्यूएट कहा गया। बिल्डिंग के टॉप के ऊपर डोम यूज किया गया है सर, समझे आप लोग, ठीक है? वैसे यहाँ बिल्डिंग के टॉप के ऊपर शिखर और विमान होता था। एंशिएंट इंडिया में सामान्य रूप से आप चीजों को देखिए तो यू विल फाइंड कि जो मेथड यूज होती थी उसमें लिंटल और बीम और कॉलम को कनेक्ट करते हुए बेसिकली यहाँ पे बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है सर, ठीक है? जैसे से फॉर एग्जांपल आपका कोई हॉल होगा, ये हॉल के ऊपर आपको ये बीम दिखेगा, फिर नीचे से एक लिंटल भर के इसके ऊपर फिर मॉन्यूमेंट्स को क्रिएट किया जाता था। दिस मेथड वाज नोन एज ट्रेबिएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ट्रेबिएट मतलब काइंड ऑफ आप पकड़ने की कोशिश करिए कि ये टेक्निकल मैटर है सर, मतलब इंजीनियरिंग की एक डिजाइन मेथड है सर, जहाँ पे पिलर्स का यूज किया गया है सपोर्ट सिस्टम को लेकर सर, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो लिंटल को भरा गया है या साथों साथ बीम होता है, आप आज की तारीख में घर के अंदर भी देखते हो ना, 2 कॉलम के बीच में बीम को जॉइन किया, उसके ऊपर फिर टेरेस आता है सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो नॉर्मली एंशिएंट इंडिया में सब कुछ-कुछ जगह पे जो मॉन्यूमेंट्स बनते भी थे उसमें ट्रेबिएट डिजाइन आपको बहुत दिख जाती थी, है ना? तो स्टोन के अलावा जो डिजाइन थी वो ट्रेबिएट थी सर। यहाँ पे क्या था कि आर्क शेप चीजें बन रही है सर, ठीक है? तो यहाँ पे 2 पत्थरों से सपोर्ट करके ये बीम और लिंटल नहीं भरेंगे, ये आर्क को भरेंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है? और ये आर्क को कैसे भरेंगे? स्टोन से भरेंगे सर, ठीक है? तो यहाँ पत्थर है, 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 यहाँ पत्थर है सर, ठीक है? बीच में एक पत्थर आएगा जिसे हम लोग कहेंगे कीस्टोन वाला पत्थर सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? समझे? तो ये आर्क्यूएट शेप ऑफ डिजाइन है सर, है ना? और ये पत्थर की खासियत ये होती है, इफ यू सी, ये पत्थर की खासियत ये होती है कि ये अपने आप सेल्फ बैलेंसिंग होते हैं सर, ठीक है? इसके बीच में एट टाइम्स आप देखिए तो यहाँ से एक तो क्या कहते हैं कि आपका फोर्स को बैलेंस किया जाता है और यहाँ से फोर्स को बैलेंस किया जाता है सर, ठीक है?
तो ये जो बीच वाला पत्थर है ना, ये एक्चुअली पूरे आर्क को संभाल के रखता है सर, ठीक है। अगर आपने इसको हटा दिया तो पूरा आर्क नीचे गिर जाएगा, क्योंकि शायद इसके बीच में कोई सीमेंट मोर्टार ना भरा हो सर, है ना। पत्थरों को ला के इन्होंने सपोर्ट के थ्रू जॉइन किया है, बीच में एक स्टैंड अलोन न्यू शेप, अगर आप पकड़ के चलिए, ट्रेपेजोइडल शेप का एक पत्थर डाला हुआ है, दोनों साइड से यूं काट के सर, ठीक है। और फिर उसके थ्रू इन्होंने आर्क बनाया। तो कभी-कभी आपको बिल्डिंग के एंट्रेंस आपको दिख जाएंगे या डोम के ऊपर दिख जाएंगे सर, ठीक है ना। खिड़कियों के ऊपर आपको इस प्रकार की आर्क शेप डिजाइन दिखेगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। खिड़कियों पर। तो ये फोर्स ट्रांसफर का पूरी मैकेनिज्म है, मतलब इसके अंदर थोड़ी इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है सर। अब देखिए कि इसमें ये बोला गया है कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ज्यादा है इन द मिडिवल एरा। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन का हम लोग ये कह सकते हैं कि मॉडर्न इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन ज्यादा है, पर एंशिएंट इंडिया में भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन तो थी ही सर, ठीक है। क्योंकि आप जब रॉकेट आर्किटेक्चर का यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन नहीं है सर, है ना। तो उनके पास भी उस प्रकार की जो नॉलेज थी वो काइंड ऑफ इंजीनियरिंग के जैसी ही इक्विवेलेंट थी। बट ये है कि यहाँ पे आपको मॉडर्न जो साइंसेस है उसके साथ ज्यादा रिलेवेंस आपको दिख रही है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या आया सर? पहला डिफरेंस आपको पत्थरों को काट के और पत्थरों को जोड़ के बनाया गया लाइम मोर्टार के थ्रू सर। दूसरा डिफरेंस क्या आया? दूसरा डिफरेंस आया कि शिखर की जगह डोम आर्किटेक्चर बनने शुरू हुए सर। और नॉर्मली होता भी ये था, कभी-कभी नीचे वाली बिल्डिंग की डिजाइन सेम रहेगी, ऊपर के शिखर को तोड़ के उसके ऊपर डोम बनाए। इनिशियली तो ये हुआ सर, ठीक है। जैसे कवतुल इस्लाम मॉस्क के बारे में मैं आपको पिछले क्लास के अंदर बता रहा था सर, ठीक है। तो इट वाज एन एग्जांपल ऑफ अ डोम आर्किटेक्चर व्हिच वाज एक्चुअली कन्वर्टेड फ्रॉम जैन टेंपल, है ना। तो वो पहले विष्णु टेंपल था, फिर जैन टेंपल बनाया, देन इट गॉट कन्वर्टेड, है ना। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो नए बिल्डिंग्स बनाए उसमें ट्रेबिएट की जगह एट टाइम्स आप देखोगे तो आर्क्यूएट सिस्टम को भी इन्होंने अप्लाई किया। आर्क्यूएट का मतलब है यूं आर्क शेप सिस्टम को अप्लाई किया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आपको यहाँ से दिखेगी, यू विल फाइंड दिस 2-3 पॉइंट्स जिसके बेसिस के ऊपर से आपको आइडिया रहना चाहिए कि एंशिएंट और मिडिवल के बीच में क्या डिफरेंस है सर, ठीक है, समझे आप लोग, ठीक है। तीसरी पॉइंट इसके अंदर से क्या था सर, है ना। तीसरा पॉइंट आपको इसके अंदर से दिखेगा, वो है द डेकोरेशन के अंदर या ऑर्नामेंटेशन के अंदर हम लोग कह सकते हैं सर, ठीक है। अब ऑर्नामेंटेशन की खासियत ये है कि नॉर्मली ये हुआ कि ह्यूमन इमेजेस को एंशिएंट इंडिया के अंदर पोर्ट्रे किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ रॉकेट आर्किटेक्चर सर, है ना। तो आपने देखा होगा कि इन द एंशिएंट आर्किटेक्चर वी डू गेट द ह्यूमन इमेजेस। ह्यूमन इमेजेस का मतलब ये है कि इंसानों की मूर्तियां बनती थी या इमेजेस ऑफ गॉड्स आपको दिख जाएंगे सर, है ना। यक्ष यक्षिणी दिखते हैं, बहुत सारी लोगों की आपको इमेजेस दिखती है जो मंदिरों की दीवार के ऊपर कार्विंग के रूप में बनाई जाती थी, सही गलत सर, ठीक है, करेंगे अपन। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जो मिडिवल आर्किटेक्चर आया, नाम है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, और इस्लाम में नॉर्मल केस के अंदर आपको ये मिलता है कि जो ह्यूमन इमेजेस है उसको प्रोहिबिट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आर्ट फॉर्म सर, समझे। तो सवाल ये था कि किस प्रकार की डिजाइन बनवाएंगे सर, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा था कि मंदिरों के वॉल के ऊपर फोक स्टोरीज मिल जाती थी सर, ठीक है। और फोक स्टोरीज के थ्रू ये बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उसके थ्रू यहाँ पे इन्होंने ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाने की शुरू की सर। ज्योमेट्रिकल डिजाइन के अंतर्गत फ्लोरल पैटर्न बनाने की शुरुआत की जाती है। फूल वाली आप देखोगे तो डिजाइन दिखेगी। दूसरी आपके कुरान के वर्सेस जो है वो इन्होंने इनफैक्ट है ना कार्व आउट करना शुरू कर दिया सर, एंड दैट वाज प्रैक्टिस एज अ पार्ट ऑफ कैलीग्राफी सर, है ना। तो ये कुफी कहते हैं उसको, द आर्ट इज नोन एज कुफी आर्ट सर, है ना। तो इसको कैलीग्राफी के रूप में ये लोग बनाया करते थे कुरान के वर्सेस को, जिसके थ्रू अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए कि ये डेवलपमेंट हुआ। ये कुरान के वर्सेस किस में लिखे जाते थे? अरबिक में लिखे जाते थे सर, ठीक है। तो अरबिक आर्ट फॉर्म का डेवलपमेंट आपको दिखेगा सर, है ना। तो जो इस्लामिक फीचर्स के अंदर हम लोग जरूर से लिख सकते हैं कि द अरबिक आर्ट हैड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्म ऑफ द कुरानिक स्क्रिप्ट एंड द कुरानिक वर्सेस दैट वर एक्चुअली रेप्लिकेटेड ऑन द मॉन्यूमेंट्स। जो जैसे कुतुब मीनार की आपको बालकनीज में दिख जाएगा, कुतुब मीनार के झरोखे में दिखेगा आपको सर, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है सर, ठीक है। ये जो फ्लोरल पैटर्न ऑफ डिजाइन है इसमें ये फूल इस तरह से है ना, यहाँ से एक जाएगा, फिर यूं जाएगा सर, ठीक है। फिर एक यहाँ से यूं जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है, समझे। फिर उसके बाद एक यूं जाएगा सर, मेहंदी वाली डिजाइन देखिए नहीं देखी आपने सर, घर पे वर्क लगाए हुए सर, ठीक है। तो दैट इज नोन एज आरबीएसक्यू स्टाइल, है ना, समझे। तो ये जो आरबीएसक्यू है, ये आरबीएसक्यू मतलब जो काइंड ऑफ फ्लोरल पैटर्न को एक प्रॉपर शेप के अंदर बनाने की कोशिश की जाती है, ये बनाया जाता है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो यू सी दैट ये भी खासियत आपको इसके अंदर से दिखती है। अच्छा, इसमें एक चीज हम लोग जरूर से ऐड कर सकते हैं कि एंशिएंट में ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स एक ही पत्थर से बनते थे सर, ठीक है। एक पत्थर से बनने का मतलब ये है कि जैसे ब्राउन तो नहीं होगा, पर सैंडस्टोन हो गया, येलो कलर का सैंडस्टोन हो गया, रेड कलर का हो गया, क्रीम कलर का हो गया सर, है ना। बट यहाँ पे तो क्या है कि आप छोटे पत्थरों का उपयोग कर रहे हो सर, तो यू कैन हैव मिक्स मैच ऑफ स्टोन्स एज वेल। तो यहाँ पत्थरों की वैरायटी एक ही मॉन्यूमेंट्स में दिखेगी। अब जैसे अलाई दरवाजा को देख लीजिए सर, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल का मिक्सचर किया है, जो नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा। एंशिएंट इंडिया में दिखेगा व्हाइट मार्बल दिख जाएगा, यस। आप अमरावती के स्तूप को देख लीजिए, पूरा व्हाइट मार्बल से अफलातून, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद सर, ठीक है। बट यू नॉट फाइंड द सेम थिंग इन द मिडिवल। मिडिवल मतलब चलो ताजमहल भी है, तो ताजमहल के अंदर भी आप अंदर से जाके देखोगे तो कलरफुल स्टोन्स को इन्होंने बनाया हुआ है। वो तो खैर मुगल्स के समय पे है, पीटाडूरा कहते हैं उसको। अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ पीटाडूरा क्या है, क्योंकि मुगल्स में आऊंगा तो वो एडिशन है उसके अंदर से सर, ठीक है ना। तो पर आपने से जीएस में जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा पीटाडूरा इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ कलरफुल स्टोन्स ऑन द व्हाइट मार्बल, है ना। सफेद पत्थर के ऊपर जब आप रंग बिरंगी पत्थरों का एप्लीकेशन करते हो, उसको चिपकाते हो कार्विंग करके सर, है ना, तो उसको पीटाडूरा कहते हैं सर, समझे। तो ये कहानी आपको इसके अंदर से दिखेगी सर, है ना। ये पुडिंग वुडिंग बता रहे हैं सर, ठीक है। ये मफिन और कपकेक के बीच का डिफरेंस है सर, समझे आप लोग। तो मैं 3 दिन पहले की बात है सर, एक कहीं पे बेकरी में था, नहीं 3 दिन नहीं, कल की बात है सर, हाँ, कल अहमदाबाद में सर, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे कपकेक चाहिए सर। मेरे घर पे कोई गेस्ट आ रहे थे और फिर उनकी डॉटर है, तो मुझे पता है कि शी लाइक्स कपकेक, छोटी सी गुड़िया है। तो मैं गया घर के पास अपना फटफटिया लेके सर, ठीक है। अब वो बेकरी वाला कितना स्मार्ट, मेरे को मफिन दिखा रहा है कि सर ये कपकेक है। फिर मेरे को यूं करना पड़ा, उसके सामने मैंने किया, उसका ओनर भी था, मैंने बोला यहाँ कुछ लिखा हुआ है। बोले सर क्या हो गया, क्यों आप ऐसे बात करो। बोला तुम्हारे एम्प्लॉय को थोड़ा समझा दो कि कपकेक और मफिन के बीच में फर्क क्या होता है सर। तो ओनर भी सर इसी को ही कपकेक कहते हैं। फिर मेरा दिमाग चढ़ गया, 3-4 लोग और बैठे हुए थे, तो मैंने फोन निकाल के उसको फोटो दिखाया, मैंने बोला इसको मफिन कहते हैं और उसको कपकेक कहते हैं सर, ठीक नहीं है तो मना कर दीजिए सर। व्हाई यू ट्राइंग टू मतलब सेल योर प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट। तो मेरे साथ 2-3 लोग मतलब और कोई कस्टमर थे, वो भी हंस रहे दुकानदार के ऊपर, बोले मतलब कहाँ तुम, ठीक है ना, कि क्या क्या कर रहे हो। फिर मैं निकल गया वहां से, चलिए। तो नॉर्मल क्या होता है कि कपकेक जो होती है या मफिन जो होता है, मफिन के ऊपर कभी-कभी आप डेकोरेशन करोगे तो कपकेक के रूप में बेच दिया जाता है सर, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने थोड़ा शुगर का कोटिंग कर दिया, अलग-अलग प्रकार की डिजाइन बनवा दी सर, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो अब खाने पीने की चीजों में उसमें भी मेरे को उल्लू बना रहे हैं सर, ठीक है। तो ये तो नहीं चलता है ना सर, हम कहीं बाहर से तो थोड़ी आए हैं सर। चलो तो वापस आ जाते हैं सर, ठीक है। तो पीटाडूरा कभी बाद में आया, अभी नहीं जाऊंगा, नॉट गोइंग टू पीटाडूरा सर। बट या मैं आपको ये कहूंगा कि कलरफुल स्टोन्स का स्टोन्स मोर देन वन कलर सर, है ना, समझे।
सो मोर देन वन कलर यूज किया गया है, एक से ज्यादा कलर के पत्थरों का उपयोग किया गया है जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में नहीं होता था सर, ठीक है। तो ये आपके किसके अंदर से डिफरेंसेस आपको इसके अंदर से मिल जाएंगे सर, क्रीम ऑफ समझे। तो इसकी भी एक खासियत आपको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है। और धीरे 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 अगर आप समझिए तो इसी स्टाइल के अंदर से फिर थोड़ी बहुत जाली आर्किटेक्चर शुरू हुई, फिर झरोखा आर्किटेक्चर शुरू होता है सर, ठीक है। वाटर बॉडी का यूज होना शुरू हुआ। आप देखो इसके अंदर से 3-4 और फीचर्स हम लोग लिख सकते हैं एंशिएंट मिडीवल के अंदर से सर, ठीक है। तो एक आपको दिखेगा एंशिएंट आर्किटेक्चर में कहीं पे जाली आर्किटेक्चर आपको नहीं मिलती है सर, ठीक है। जाली आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि बिल्डिंग के मॉन्यूमेंट्स के अंदर एक ऐसी विंडो आ जाती है जहां से अंदर से बाहर आप देख सकते हो पर बाहर से अंदर नहीं देख सकते, और वो जाली की डिजाइन होती है सर, ठीक है। पर मिडीवल आर्किटेक्चर में करीबन जब लोधी सुल्तान पावर के ऊपर है उसके समय तक आते आते हमको वी डू गेट द इंस्टेंस ऑफ जाली आर्किटेक्चर सर। वो मुगल्स में काफी बड़ी मात्रा में आपको बढ़ जाएगा सर, करीबन समझे। तो एक ये भी इसके अंदर से आपको डेवलपमेंट दिखता है सर, ठीक है। इसमें एरबेस्क्यू आया, इसमें एक आया है वो है वाटर बॉडी इनसाइड द प्रीमाइसेस। अब देखिए वाटर बॉडी नॉर्मल केसेस में ये हुआ करता था कि इट वाज पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल टेंपल आर्किटेक्चर के अंदर हमको पता चलता है कुंड हुआ करते थे सर, है ना, खास करके द्रविड़ आर्किटेक्चर और बाकी सारे स्थापत्य के डिजाइन के अंदर से सर, ठीक है, राइट। बट हियर इन द मिडीवल एरा, जब हम लोग मिडीवल एरा की बात करेंगे तो हमको पता चलता है कि नॉर्मल केसेस के अंदर वाटर बॉडी एक अलग से बनाई जाती थी सर। वाटर बॉडी इज नोन एज द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर सर, है ना, जिसे हौज कहा जाता था सर, ठीक है। तो हौज खास, हौज सुल्तानी सर, है ना, तो हौज बेगम सर, गिरी है ना, खैर हौज बेगम तो नहीं बना पर हौज सुल्तानी, हौज खास, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के हौज बने। ये हौज बनाने का इंटेंशन ये था, हौज पर्शियन शब्द है और अभी भी बोला जाता है सर, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर हम बचपन में खेत में कहीं पे कूदे थे, एक दोस्त का हौज था वहाँ पे, और फिर वो है ना कि उसके चाचा ने देखा हमको, और फिर मतलब वी वर काइंड ऑफ, है ना, वो स्विम सूट वाली कंडीशन में थे सब लोग, और फिर वहाँ से सबको खींच खींच के हौज, क्योंकि हौज का जो ओपनिंग होता है इतना ही होता है, मतलब स्विमिंग पूल वाला नहीं होता सर। और किसी ने ढक्कन पकड़ लगा दिया तो आप अंदर ही रह जाओगे सर, समझे। तो हमने तो थोड़ा खोला था, बट हमने थोड़ा यूं इतना ही खुला रखा था क्योंकि वी वर फियरिंग कि कोई देख लेगा और फिर हमारे बाहर निकाल देगा सर, ठीक है। तो चाचा ने देख लिया समहाउ सर, है ना, फिर उसके बाद सबको वहाँ से बाहर निकाला गया, और नीम की उनके पास वो एक डंडी थी, क्योंकि नीम के झाड़ के बाजू में ही उनका हौज था खेत के अंदर सर, ठीक है। और नीम की स्टिक बहुत अच्छी सर्विस करती है सर, ठीक है। तो विदाउट हमको कपड़े पहनने का भी मौका नहीं दिया गया सर, ठीक है, बोले थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा आपको सर। और फिर वो हौज के अंदर पड़ के हारा, हौज में पड़ा क्या खबर नहीं पड़ती, डूबी गया वो। तो मतलब उनका इंटेंशन ये था कि आप हौज में गिरे हो, क्योंकि छोटे थे सर, है ना, यू नेवर अवेयर अबाउट उसकी डेप्थ क्या है सर, मजा आती थी सर, है ना, पानी में खेलने वाला सर। तो इसके लिए सुताई हुई सर, और नीम की उसे स्टिक से सुताई होती है सर, ठीक। तो फिर 3-4 दिन तक थोड़ी उसकी असर रही थी सर, है ना, मजा थी, वो भी मजा थी सर। तो वो हौज सब मैंने उस टाइम पे नॉर्मल लैंग्वेज में सुनते थे, बड़े हुए तो पता चला कि तो फारसी शब्द है सर, ठीक है। तो ये वाटर बॉडीज को 2 पार्ट के रूप में बनाया जाता था, एक इंडिपेंडेंट बनाया जाता था, इंडिपेंडेंट का मतलब अलग से बनाया जाता था, क्योंकि राजा ये कहना चाहता था कि मैं यहाँ पे अपनी वेलफेयर के लिए, अपनी प्रजा के ध्यान के लिए सर, ठीक है, फॉर द पीपल मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी-कभी आप देखोगे रॉयल रिट्रीट के रूप में भी ये बनाएगा, जैसे हौज खास जो है इट वाज अ रॉयल रिट्रीट बिलोंगिंग टू द पीरियड ऑफ द खिलजी सर, है ना। तो हौज खास की खासियत है, हौज खास आप देखोगे ना सर, ठीक है। तो ये रिट्रीट के रूप में था, जाता था वीकेंड वीकेंड को, बोले थोड़ा बैठो सर, चिल मारो सर, पानी-वानी है, आजू-बाजू में बोटिंग करो सर, समझे। तो आजकल लोग जाते हैं सर, है ना, रॉयल रिट्रीट के लिए, तो वैसे ही आपको वो भी दिखेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। दूसरी कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी सर, है ना? दूसरी यहाँ पे आजू-बाजू में पॉपुलेशन भी सेटल हो जाती थी सर, समझे आप लोग। तो यू विल फाइंड कि इसमें पॉपुलेशन सेटलमेंट का भी आपको बेस दिख जाएगा। तो मिडिवल मॉन्यूमेंट्स वर मोर स्पेशियस, या स्पेशियस से 2 कारण थे उसके मॉन्यूमेंट्स के। एक तो उसमें फोर्ट्स बनते थे, और फोर्ट्स की खासियत ये हुआ करती थी कि फोर्ट्स में पॉपुलेशन ज्यादा थी, और हमने फोर्टिफिकेशन का एस्पेक्ट अर्बनाइजेशन में देखा था, समझे। तो इसके कारण आपको थोड़ी डिजाइन एस्पेक्ट के अंदर स्पेशियसनेस दिख जाएगी सर, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन को सेटल करवाना था विद द फोर्टिफाइड एरिया, क्योंकि अटैक हो रहे थे, इक्तेदारों ने बनाए थे या थानेदारों ने बनाए थे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो जगह काफी बड़ी बड़ी मात्रा में दिखेगी, वैसे ही उसकी मैसिवनेस भी बढ़ जाती है सर, है ना। मैसिवनेस का बनने का मतलब ये है कि उसकी जो साइज है, बिकॉज ऑफ छोटे पत्थर से इकट्ठे करके बनाए थे, तो वो इसके कारण बन जाते हैं सर, ठीक है। तो ये भी एक आपके अंदर से डिजाइन एलिमेंट्स आपको यहाँ से दिखेगा सर, ठीक है। तो ये वाटर बॉडी आपके इसके पार्ट के अंदर आ जाता है। इसमें लास्ट पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे वो है मीनार आर्किटेक्चर का यूज है, ठीक है। अब देखिए एंशिएंट में कहीं पे भी मीनार आर्किटेक्चर का यूज नहीं हुआ सर, ठीक है। वेयर जब मिडिवल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई दिल्ली सल्तनत के समय तक आ जाते हैं, वहाँ पे आपको मीनार्स बहुत दिख जाएंगे, ठीक है। ये मीनार्स के 2 उपयोग होते थे। एक तो पावर को शो करता था, इट एक्चुअली यूज्ड टू कन्वे एंड शो द पावर ऑफ द सुल्तान और द किंग सर, समझे आप लोग, ठीक है। दूसरी कहानी क्या है, व्हाट इज द सेकंड स्टोरी सर, है ना। सेकंड स्टोरी ये है कि इसमें आपको पावर के साथ-साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि अज़ान जब दी जाती थी सर, ठीक है, मॉस्क के अंदर से, तो नॉर्मली मीनार के ऊपर याद करवाया जाता था कि दिस इज द टाइम फॉर प्रेयर सर, ठीक है। तो एंशिएंट में आपको कहीं पे मीनार्स नहीं दिखती है, यू डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ मीनार आर्किटेक्चर सर, ठीक है। बट मिडिवल एरा में आपको ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स के लाइन में मीनार्स दिखेगी सर, और मीनार से कभी-कभी सिमेट्री भी लाई जाती थी, जैसे कुतुब मीनार ही देख लीजिए सर, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर से दिख जाएगा सर। तो काइंड ऑफ एक हाई प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर से आपने एक बड़ी सी इमारत बनाई है सर, और यहाँ से कोई इंसान व्यक्ति अपनी स्पीच भी दे रहा है सर, ठीक है। और नीचे लोग सुन भी रहे हैं सर, है ना। तो ये भी कहानी आपको इसके अंदर से डेवलपमेंट के रूप में दिख जाएगी सर, ठीक है। बाकी तो टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स बहुत अलग हो गए। टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे पिछले क्लास के अंदर। तो टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स मिडिवल इंडिया में जो बनते हैं उसके ऊपर के आप थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर चले जाएंगे सर, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स में क्या बने, तो फोर्ट्स बने, फोर्ट्स के साथ-साथ इसी के साथ हम लोग पैलेसेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो वी कैन इंक्लूड द पैलेसेस एज़ वेल सर, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो है वो है मॉस्क बिल्डिंग। अब देखिए मॉस्क में द राजा खुद बनाएगा सर, है ना। और राजा का खुद का मॉस्क का निर्माण, जैसे एंशिएंट इंडिया में राजा मंदिर बनाते थे सर, ठीक है, टू लेजिटिमाइज द रूल एंड टू पोर्ट्रे द पावर एंड द स्ट्रेंथ, है ना। जैसे बृहदेश्वर है, उसका नाम ही राजा राजेश्वर टेंपल है, या अदर प्लेसेस के अंदर भी आपको ये कहानी दिखेगी सर, ठीक है ना। तो यहाँ फोर्ट्स एंड प्लेसेस के अंदर की भी आपको ये स्टोरी दिखती है सर, ठीक है ना। तो यू विल फाइंड कि मॉस्क बिल्डिंग आपको बहुत दिखेगा राजा के रूप में। ये क्यों बनाई जाती थी उसके ऊपर मैं आता हूँ। मॉस्क वर एक्चुअली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कांग्रेगेशनल मॉस्क, है ना। तो नॉर्मल केसेस में ये होता था कि मॉस्क के अंदर जो उलेमा है उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो राजा खुद करते थे सर, है ना। हमने देखा था पिछले क्लासेस के अंदर। अब वो राजा को लेजिटिमाइज करते थे, और एवरी फ्राइडे को जो सरमन होता था, मतलब काइंड ऑफ आप देखिए कि जो मीटिंग होती थी उसके बाद जो फंडामेंटल डिस्कशन है उसके बाद आगे चलेगा कि, और उसमें राजा के तरफेण में बोला जाता था सर, खुतबा पढ़ा जाता था। इनफैक्ट हमने जमी मस्जिद का केस बताया था कि जब रजिया कैसे पावर को टेक ओवर करती है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये एक आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको मॉस्क बिल्डिंग के अंदर आ जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें होती है सर, ठीक है। इसी में ही आपको टॉम्ब दिखेंगे। अब टॉम्ब का मतलब क्या होता है, मकबरा सर, ठीक है। नॉर्मली कोई भी राजा की मृत्यु होती थी, नोबल्स की मृत्यु होती थी, ऑफिशियल्स की मृत्यु होती थी, तो उसमें टॉम्ब को बहुत बनाया जाता था एज अ मॉन्यूमेंट सर, है ना, मेमोरियल्स के रूप में सर, है ना। और जब कोई इंपॉर्टेंट राजा की मृत्यु हुई तो उसके मृत्यु के बाद
वहाँ पे टॉम्ब बनवा दिया जाता था सर, ठीक है, जहाँ पे उनको दफनाया गया है। तो उससे होता क्या था सर, है ना, कब्र ही थी, बट इट वाज़ मोर ऑफ आई कैन से ग्रेव, जहाँ पे उसके आजू-बाजू के प्रीमाइसेस को डेकोरेट करके उसको एक आर्ट फॉर्म का आधार बना दिया जाता था। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि ग्रेवयार्ड जो होती है, उसको प्लेन रखा। देखो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ग्रेवयार्ड का इंपॉर्टेंस में ये है कि नो वन शुड बी आइडेंटिफाइड इवन बिफोर द डेथ, इवन आफ्टर द डेथ एज़ वेल, बिफोर और आफ्टर दोनों सर। अब आपको नहीं पता होगा कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब को कहाँ पे दफनाया गया। ओरिजिनली आप सऊदी अरेबिया के अंदर आप जाके पूछिए सर, है ना, वेयर इज़ प्रॉफेट मोहम्मद बरीड, नो वन नोज़ दैट, नो वन एक्चुअली नोज़ दैट। क्योंकि मोहम्मद साहब ने ये बताया था कि इसके कारण भी मृत्यु के बाद भी इनइक्वालिटी आएगी सर। क्योंकि किसी का मकबरा बड़ा बना दिया, किसी का छोटा बनवा दिया सर, ठीक है ना। तो दैट वाज़ द आइडियोलॉजी कि इस्लाम का जो कांसेप्ट है ना, जो कि भाई इट प्रैक्टिस इक्वालिटी सर, है ना, इक्वालिटी बिफोर डेथ एंड आफ्टर डेथ दोनों है सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे-जैसे इस्लाम अलग-अलग विस्तार में फैला तो उनकी लोकल प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया गया। अब दफनाने की प्रथा तो सब जगह पे थी, इंडिया में भी हुआ करती थी, इंडिया में आज भी इनफैक्ट है ना, इवन इन द नॉन इस्लामिक कम्युनिटीज़ द बरियल इज टेकिंग प्लेस। पर उसको कैसे रेस्ट किया जाता है, मतलब रेस्ट इन पीस हम लोग जिसे कहते हैं, रेस्ट इन प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस पे पीस पे सर, है ना? तो वो मैटर करता था, तो उसमें टॉम्ब बनाया गया। अब मकबरे के अंदर क्या होता था कि फिर बड़ी-बड़ी डिज़ाइन बनती है सर, तो व्यक्ति का शरीर इतना ही है 5-6 फीट का सर, है ना? 6 फीट बाय 2.5 फीट की जगह चाहिए होती है सर, क्या चाहिए उससे ज़्यादा सर। और मकबरा आप देखोगे तो कभी 500 फीट इस साइड जाएगा, 400 फीट इस साइड में लेंथ में होगी सर, है ना? आजू-बाजू में गार्डन-वार्डन होंगे, फूल फुव्वारे होंगे सर, है ना? लोग आएँगे, सेल्फी खींचेंगे सर, गिरिंग है ना? काफ़ी लोग तो वहाँ पे अपने इंस्क्रिप्शन भी छोड़ के जाते हैं आज की तारीख में, है ना? तो यू माइट हैव सीन दैट ना सर, है ना? इस प्रकार के इंस्क्रिप्शंस आपने समझे नहीं समझे, है ना? कि भाई हम आए थे यहाँ पे सर, है ना? तो फटाक से अपना तीर निकल जाता है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो ये कहानी देखिए कि टोम्ब आर्किटेक्चर के रूप में सर, है ना? ये टोम्ब आर्किटेक्चर का आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा इन ऑलमोस्ट एवरी सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली के ज़्यादातर सुल्तानों को दफनाने के बाद वहाँ पे मकबरे बनते थे सर, ठीक है, समझे आप लोग? समझे? तो ये आपको कहानी पता होनी चाहिए कि ये मकबरे का इंपॉर्टेंस क्या था। इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया कि राजा के द्वारा जो फोर्टिफिकेशन हुआ था, पैलेसेस बने थे, उसका डेवलपमेंट आपको यहाँ से मिल जाता है। वी आल्सो कम टू नो अबाउट द वाटर बॉडीज़, मौसोलियम, पैलेसेस, फोर्ट्स, मॉस्क, और इसमें वाटर बॉडी हमने अभी देख लिया सर, हौज के बारे में सर, ठीक है। तो ये वाटर बॉडीज़ को भी हम लोग इंक्लूड करवाने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर से डेवलप हुई, और ज़्यादा मेन हमने अभी कवर कर दिया है सर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, व्हाट विल डू कि अब हम लोग थोड़ी बहुत इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स में चले जाते हैं और फिर स्लाइड्स के थ्रू रिवाइज़ करके आगे चलेंगे और फिर क्रोनोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट में जाएँगे कि क्या हुआ इसके अंदर से डेवलपमेंट सर, ठीक है। तो अभी तक के फीचर्स आपको समझ में आए, यू गॉट द फीचर्स क्लियर कि क्या-क्या चीज़ें होती है सर, ठीक है। तो एक तो आर्क एंड डोम चीज़ें आ गई है सर, है ना? आर्क एंड डोम का मतलब क्या है कि बिल्डिंग को आर्क शेप में बनाना सर, ठीक है, और बिल्डिंग के ऊपर गुंबज बना देना। गुंबज को डोम कहते हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। मोर्टार का यूज़ करना, मोर्टार का यूज़ करने का मतलब ये है कि लाइम प्लास्टर का चूने का उपयोग किया जाता है टू जॉइन द डिफरेंट स्टोन्स, है ना? उसमें आप देखिए तो हेडर स्ट्रेचर का उपयोग होता था सर, ठीक है, उसको इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं सर, ठीक है। तो एक पत्थर यूँ रखा जाता था, एक पत्थर यूँ रखा जाता था, एक पत्थर यूँ रखा जाता, बीच में आपको चूना भर दिया जाता, चूना मतलब मोर्टार भर दिया जाता था सर, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी आ जाती थी सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो खिलजी के समय से प्रॉपर्ली शुरू हो गया था लाइम प्लास्टर का अच्छा यूज़ करना। उसमें जो इंग्लिश बॉन्ड है, ये इंग्लिश बॉन्ड खिलजी के समय से डेवलप बहुत हुआ सर, ठीक है। इसके पहले भी होता था, पर खिलजी ने उसका काफ़ी बड़ी मात्रा में कारीगरों के साथ उपयोग करवाया कि कुछ ऐसा बनाए जो जनरेशन तक टिका रहना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल डिजाइन दिखती है। कुरान के वर्सेस आपको दिखेंगे और अरेबिक स्क्रिप्ट आपको डेवलप दी जाएगी, उसको कूफी कहा गया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। बाकी यहाँ से थोड़ी बहुत लोटस हो गई है, बाकी लोकल डिजाइन थी वो इंक्लूड किया गया है सर, ठीक है। तो डेकोरेटिव को डिवाइसेस को अरबेस्क्यू कहते थे, मैंने आपको पैटर्न के रूप में बताया। और कलर्स के अंदर एक से ज्यादा पत्थर थे, तो पहले तो क्या एक ही पत्थर से बनता था, तो फिर कलर आपको एक ही मॉन्यूमेंट्स के अंदर दिखेंगे, बट यहाँ रेड सैंडस्टोन है, येलो है, मार्बल है, सबका मिक्सचर करवाने की कोशिश की जाती है सर, ठीक है। तो याद रहेगा आर्कियोट मेथड्स, मीनार का यूज, मोर्टार का, फ्लोरल डिजाइन है ना, स्पेशियसनेस, कैलीग्राफी, जाली है और वॉटर वर्क। पीटर डूरा लेटर एडिशन मुगल्स के समय पे होता है, तो मुगल्स के ऊपर आऊंगा तो यही स्लाइड के अंदर से थोड़े 2-3 एडिशन, 4 बाग आर्किटेक्चर है जैसे पीटर डूरा है, ये सब मुगल्स के अंदर की खासियत है। अच्छा, एक प्रश्न आपको जब आगे आएगा, वो आएगा डिफरेंस बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आर्किटेक्चर सर, है ना? तो ये मेडिवल इंडिया का बहुत फेवरेट टॉपिक है सर, ठीक है। कि जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों को डिफरेंशिएट करते हो, राजाओं में डिफरेंशिएट करते हो, थियरी ऑफ किंगशिप में डिफरेंशिएट करते हो, तो आर्किटेक्चर में भी पता होना चाहिए। तो पहला ये समझ लिया होगा तो मुगल्स में 4 पॉइंट एडिशन ही करने होते हैं, बाकी तो सिमिलर ही होगा। मुगल्स में एक चीज होगी, वो है इंडियन इन्फ्लुएंस काफी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कल्चरल सिंथेसिस तब तक बहुत हो चुका था सर, ठीक है। सल्तनत के राजा तो क्या झक मार के उनको बाय कंपल्शन इंडियन इन्फ्लुएंस लेना पड़ा, क्योंकि कारीगर बारीगर से लेके सर। बट मुगल्स के पीरियड तक आते-आते ये हुआ कि अकबर ने जो रिलेशंस बनवाए सर, और बाकी सारी जो चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, तो दैट क्रिएटेड द बेस फॉर मोर लिनियरिटी, है ना, समझे? और फिर उसके कारण फिर इंडियन इन्फ्लुएंस काफी बढ़ता है। तो अभी आऊँगा मुगल्स के अंदर, है ना, जब मुगल हम लोग नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे तो विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट पार्ट सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो एक है दी ट्रेविएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जहाँ पे बीम और लिंटल कॉलम का यूज़ किया गया है। यहाँ पे डोम आर्किटेक्चर और आर्क शेप आर्किटेक्चर को यूज़ किया गया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे शिखर यूज़ होता था, यहाँ पे डोम यूज़ होता है, मीनार्स नहीं थे, यहाँ पे मीनार्स है सर, ठीक है। नॉर्मली स्टोन का यूज़ होता था, यहाँ स्टोन है, लाइम प्लास्टर है, ब्रिक्स है, इन सब का उपयोग मिडीवल एरा में हो रहा है सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब ये जो इंजीनियरिंग स्टाइल है, जिसको आर्किवेट स्टाइल कहते हैं, ये आर्क शेप मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, वो ऐसे बन रहे होंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो कैन यू सी ओवर हियर, आपको दिख रहा है यहाँ पे सर, है ना, कि पत्थरों को यूं काट के यूं प्रकार से चीजों को डिजाइन किया जाता है सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो द वेट ऑफ द अबव मॉन्यूमेंट्स, इसके आजू बाजू में जो भी बिल्डिंग्स के ऊपर का जो भी कोई होगा या यहाँ का कोई भी जो भी होगा, वो आर्क के थ्रू यहाँ पे डिजाइन करवाने की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर एंड विंडोज वाज समटाइम कैरीड बाय द आर्चेस, इसके लिए उसको आर्किवेट कहा गया है। लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीज्ड यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एरा, एंड उसके कारण बिल्डिंग ईजियर और फास्टर बनने की शुरुआत हो गई। मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट क्या होता है सर, ठीक है। कि जब आपको पूछा गया ना कि साइंस और डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन द दिल्ली सल्तनत, एक बार प्रश्न आ चुका है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इन द मुगल एरा सर, उसके ऊपर इरफान हबीब ने अलग से किताब लिखी है सर, वहां से प्रश्न निकाला था यूपीएससी। बोले एक बुक से एक प्रश्न निकालूंगा, है ना, ये बात ऑप्शनल नाम है ना हमारा। चलिए सर, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो उसमें फिर हमको स्पेसिफिक निकालना पड़ेगा, हमको तो क्या 10 मार्कर या 15 मार्कर की बात होती है, तो खाली कीवर्ड्स पता होने चाहिए, क्रक्स पता होने चाहिए कि क्या क्या चीजें हुई। तो उसमें किताब की मतलब उतनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी फ्रॉम द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम द टीचर पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली सर, है ना, कि हमको देखना पड़ता है कि कुछ पॉइंट छूट ना जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आधे एक मार्क के लिए आपका करियर बर्बाद होगा, फिर जिंदगी भर आप मुझे कोसते रहोगे सर, ठीक है। तो ये तो फिर ढंग की बात नहीं होगी, और फिर मुझे रात को, है ना, दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। वो एक प्रश्न मैंने करवा दिया होता, एक प्रश्न, एक प्रश्न, एक प्रश्न, तो होता है ना, मूवी में फ्लैशबैक आ जाता है, सो रहा होता है फटाक से, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं यार, वो आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, मुगल आर्किटेक्चर याद आ गया, फिर सो जाऊंगा सर, समझे आप। चलो, तो इनफैक्ट क्या स्टोरी है, ये स्टोरी के अंदर मैं आपको बता रहा था कि मुगल्स की क्या आर्किटेक्चर की क्या कहानी है। चलिए सर, देखिए, अब इसमें ना 2 प्रकार के आर्क्स होंगे सर, है ना। लेट मी कम बैक टू द डिजाइन ऑफ द आर्क सर, है ना। आर्क है ना 2 प्रकार से है सर, ठीक है। एक तो है ट्रू आर्क और दूसरा है कॉर्बेट आर्क सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब कॉर्बेट आर्क और ट्रू आर्क के बीच में फर्क क्या है? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया
जस्ट अ सेकंड, हाँ ये वाला सर, ठीक है। ये जो फीचर है दिस इज नोन एज ट्रू आर्क। ट्रू आर्क का मतलब होता है कि पत्थरों को आपने जिस तरह से डिजाइन किया है उसमें प्रॉपर फोर्सेस का आपने क्या कहता है कि बैलेंसिंग किया हुआ है, जिसके कारण आर्क अपने ही इक्विलिब्रियम स्टेट को मैनेज कर पाता है और उससे ही बेसिकली आपका बिल्डिंग का शेप है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है सर, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अ ट्रू आर्क। ट्रू आर्क मतलब ये सच्ची डेफिनेशन है आर्क की सर। इनिशियली आर्क जो बनते थे वो ऐसे नहीं बनते थे सर। इनिशियल आर्क ऐसे नहीं बनते थे। इनिशियल आर्क बनते थे जिसे कॉर्बेल्ड आर्क के रूप में कहा गया सर, ठीक है। अब देखो कॉर्बेल्ड आर्क होता क्या है सर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, इफ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉर्बेल्ड आर्क, ओके। तो आपको ऊपर की आजू बाजू के एरियाज के अंदर आपको ब्रिक्स या स्टोन दिख रहे कि नहीं दिख रहे सर, है ना? और इसके शेप अप में आर्क दिया गया है, पर जो फोर्सेस का जो बैलेंसिंग है वो नॉर्मल आर्क्यूट डिजाइन के थ्रू नहीं हो रहा है। गेटिंग पॉइंट समझे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये जो ट्रू आर्क है वो भी खिलजी के बाद बनना शुरू होगा। इनिशियली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी ने जो बनाया वो कॉर्बेल्ड टेक्निक से आर्क बनाया, आर्क शेप देने की कोशिश की गई है। अब ऐसा क्यों हुआ सर, है ना? गेटिंग पॉइंट। ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि इनिशियल पीरियड में स्लेव डायनेस्टी थी। अब स्लेव डायनेस्टी के पास कारीगर नहीं है, स्लेव डायनेस्टी के पास लेबर की कमी थी, स्लेव डायनेस्टी के पास एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स को कन्वर्ट करना था, समझे कि नहीं समझे? तो जो भी है उसमें से ही इन्होंने आर्क बनाया। अब कुव्वतुल इस्लाम वाज एक्चुअली व्हाट? इट वाज अ जैन टेंपल। अब एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स में से अगर आपको आर्क बनाना है, उसके अंदर से ही काट के उसको शेप देना है आर्क शेप का, तो उसमें आप प्रॉपर ये फोर्सेस का बैलेंस कर पाओगे सर, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। वो तो तब हो पाएगा जब छोटे-छोटे पत्थरों को आपने वो शेप में काटा, उसको स्कैफोल्डिंग से पकड़ के रखा और फिर उसके बाद आपने वो उसकी फीचर बनाने की कोशिश की सर, गेटिंग पॉइंट। तो इनिशियल फेज में क्या हुआ कि कॉर्बेल्ड आर्क बने। ये बनने के पीछे के दो कारण थे, क्योंकि एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स के अंदर से कन्वर्ट करना था और दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना नहीं हुआ था स्लेव डायनेस्टी में। सो बाय द खिलजीज एंड द तुगलक डायनेस्टी, समझे? बाय द खिलजीज एंड द तुगलक डायनेस्टी वी डू कम टू नो दैट द कॉर्बेल्ड आर्क टेक्निक हैड रिप्लेस्ड द ट्रू आर्क टेक्निक। उसमें प्रॉपर्ली आर्क शेप डिजाइंस आपको मिल जाएगी सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? तो ये भी आपकी एक खासियत आपको यहाँ से मिलती है। जैसे ट्रू आर्क मैंने आपको बताया, देखो इसको कंपेयर करिए। ये ट्रू आर्क है सर, है ना? ये ट्रू आर्क आपको ये अलाई दरवाजा के अंदर भी दिखता है। अलाई दरवाजा ये कुतुब मीनार के एंट्रेंस पे बना हुआ दरवाजा है सर, ठीक है। उसके एक साइड के गेट के ऊपर दिखेगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज आपकी ये ट्रू आर्क की फीचर है। उसके सामने ये कीस्टोन में बता रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले सर, ये रहा कीस्टोन सर, है ना? समझे आप लोग। सो ट्रू आर्च द कीस्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्च ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ द बेस ऑफ द आर्च, है ना? तो इसके थ्रू ये पूरी की पूरी सिस्टम चलती है और फिर इसके थ्रू ही आपका वेट है, फोर्सेस को बैलेंस किया जाता है सर, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो ये सब प्रकार की फोर्स की बैलेंसिंग आएगी सर, कि भाई कहाँ-कहाँ लोड लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, कहाँ कितने है ना न्यूटन मीटर्स में फोर्स लग रहा है सर, ठीक है। और फिर इवेंचुअली अल्टीमेटली उसको कैसे काउंटरैक्ट करोगे बैलेंसिंग के रूप में सर, है ना? तो एक बार मैंने डैम डिजाइन किया था, डैम, है ना? तो ग्रेविटी डैम डिजाइन किया था आरसीसी का सर, है ना? तो उसमें दो प्रकार के फोर्सेस लगते हैं सर। एक तो नीचे से ग्राउंड फोर्स लगता है यहाँ से, जो इसको डैम को उतलाने के लिए फाइट कर रहा होता है सर, और यहाँ से बेसिकली वाटर फोर्स लगता है सर, ठीक है। और डैम का खुद का वेट भी होता है सर, समझे? तो मैंने थोड़ा हल्का डैम बना दिया था सर। तो मेरा प्रोफेसर थे, वो कहते हैं कि बाबू तुमने जितना हल्का बनाया है वहाँ तो किसी ने एक बकेट पानी पीछे मार दिया तो भी ये नीचे हो जाएगा सर, है ना? तो पूरे क्लास में गजब बेइज्जती हो गई थी, समझे? मैं डिजाइन को पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके गया था। तो स्टेप बाय स्टेप सर देख रहे थे, बोले अच्छा ये है, इसमें ये है, ये है, ये है। तो मैंने कहा कि सर मतलब मैं इकोनॉमिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, है ना? मतलब कंक्रीट थोड़ा कम यूज हो, है ना? रिइंफोर्समेंट कम यूज हो। तो बोले ठीक है बेटा, अपने को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसका मतलब ये नहीं कि सब जगह काटा-काटी कर देनी है। नॉर्मल 10% का रूल डिडक्शन और ये सब होता था। मैंने उसमें थोड़ी अपनी लिबर्टी ले ली। मैंने कहा कि नहीं, नहीं सर ये स्टेबल रहेगा। बोले भाई किसी ने एक बकेट पानी डाल दिया तो भी ये नीचे गिर जाएगा सर, फट जाएगा। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, है ना? तो अपने इंजीनियरिंग थोड़ा अलग प्रकार का रहा था, चलो। बट हमको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता था सर, क्योंकि आई गेस मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में था, तो एक दो हमारे टीचर्स या प्रोफेसर जो भी जुड़े थे, वो ऑलमोस्ट मेरे से 1 आध साल ही बड़े थे सर, है ना? तो उनको भी पता था कि ये अभी निकलेगा, है ना? तो और एक दो कैंडिडेट्स तो हमारे ऐसे भी थे जो टीचर के एज के हो गए थे सर, है ना? तो मेरे से भी उनका तो लास्ट ईयर था, एनएफटी का सर्टिफिकेट मिलने वाला था, अगर 1 आध साल में ना निकला तो सर, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना? हमारे पुणे यूनिवर्सिटी में एक वो फंडा था सर, अगर 8 साल में नहीं निकाला तो एनएफटी मिल जाता था। तो उनका 8वीं साल था, मेरा 5वां 6ठा मतलब ट्रांजिशन में था, तो आई हैड 1-2 ईयर्स मोर एक्स्ट्रा। तो पर मैं वहाँ तक गया नहीं, फिर मैं निकाल दिया सर, है ना? चलिए। तो कहानी क्या है सर, मैंने पर फिर मैंने फर्स्ट क्लास के थ्रू निकाला था। फिर मैंने कोई कताई नहीं बरती उसमें सर, और फिर मैंने तमाचा मार के आया था 1-2 लोगों को। मैंने कहा ठीक है अब तो ट्रिगर मत करो सर, है ना? मैं बैठा हुआ था शांति से अपनी मौजिला जीवन जी रहा था, ठीक। मेरे को कहा कि तुम एनएफटी लेके जाओगे, हमारे प्रोफेसर ने कहा। तो मैं जब रिजल्ट आया फर्स्ट क्लास आया और फिर टॉप 10 में था मेरे क्लास के अंदर भी सर, अल्टीमेटली सर। तो फिर पता चला कि यार ये तो फर्स्ट क्लास में पेड़ा लेके गया। फिर से उनको खिलाया, मैंने बोला सर आपके लिए। बोले ठीक है, बोले चलो ठीक है जीवन में आगे बढ़ो। मैंने बोला ठीक है ना सर, है ना? तो यही चलता है। और वो भी मैंने लास्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स पास किए थे, आई गेस 9 या 10 सब्जेक्ट्स पास किए थे, क्योंकि 3 केटी थी मेरी पीछे वाली। तो कॉलेज का वॉचमैन मेरे को पहचानता था, तो बिकॉज़ मेरा बैकलॉग था, तो नॉर्मल केसेस में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो अल्टरनेट डे पे एग्जाम आती है। अल्टरनेट या सेम दूसरे दिन पे आती थी, पर सुबह होता था, 9 से 12 का पेपर था। पर एटी केटी का पेपर था, दूसरा सब्जेक्ट होता है जो पिछले साल का बाकी है, तो वो दोपहर को पेपर होता था। तो मैं सुबह शाम पेपर देता था सर, ठीक है, अल्टरनेटिव्स में। तो मेरा वॉचमैन कहता है कि सर तंबू लेके यहाँ पे रुक जाइए। मैंने बोला अल्टीमेटली तो मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन में 6 पेपर दिए थे कंसेक्यूटिव सर, 10 पेपर देने थे मुझे। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, है ना? तो सुबह 9 से 12 दिया, फिर 2 से 5 दिया, फिर से 9 से 12 दिया, 2 से 5 दिया, 2 से 12, 2 से 5 दिया, ठीक है। तो वो भी मजा थी सर, है ना? वो ट्रिगर हो गया था। मैंने बोला ठीक है सब में फर्स्ट क्लास लाऊंगा सर, है ना? तो तुम काय को करते हो सर, है ना? चलो। तो पर वो होता है, वो बचपन में निकाल दिया उसने। चलो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। और भारी सब्जेक्ट आते हैं सर, है ना? फाइनल में सब्जेक्ट भी भारी आते हैं सर, है ना? तो तब आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर याद आता है, बोले यार वो इतना मेरा चिंटू सा था सर, उसमें मैं पास नहीं हो पा रहा था। इनको देख के तो देखिए सर, है ना? चलो लेट मी कम बैक, ओके। तो लेवल अप हो जाता है ना, ऑब्वियस था सर, ठीक है। तो नहीं डिजाइन में मेरे को प्रॉब्लम नहीं था सर, डिजाइन के सब्जेक्ट्स में नेवर हैड एनी प्रॉब्लम। डिजाइन में स्टेप्स ही होते थे ना, आरसीसी है या प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, पीएससी आता था हमारे यहाँ पे सर, ठीक है। आरसीसी का पार्ट 2 और पीएससी और ये सब थे, क्वांटिटी एस्टिमेशन आते थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था, सब 3-4 सब्जेक्ट्स मजा आती थी मुझे सर, ठीक है। पर ये डैम इंजीनियरिंग करके एक सब्जेक्ट था सर, ये हाइड्रोलिक में सर, उसमें परेशान हो जाता था मैं। मैं बोला ये डैम मेरे को गिराना था सर, चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। और मुझे ये भी पता है, मैंने एक दिन चालू क्लास में सर को कहा था, मैंने बोला सर ये हम लोग फाइनल ईयर में भी पढ़ तो रहे हैं, बट इससे मैं प्रैक्टिकली कभी डैम डिजाइन कर पाऊंगा? बोले नहीं, आप शायद डैम की साइड के ऊपर आपको नौकरी मिल जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं। मैं बोला सर तो इतना डिटेल में डैम को डिजाइन करवाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि डैम डिजाइनर वो बंदा होता है जो पीएचडी करके बैठा है, जिसने 15-20 साल से रिसर्च किया होता है, तब जाके कोई जगह के ऊपर डैम डिजाइन कर पाता है।
तो बोला जान निकाल ले तो सर आप हमारी पूरे सब्जेक्ट, वो तो यूनिवर्सिटी का सेनेट डिसाइड करता है कि भाई डैम का सिलेबस डालना है कि नहीं डालना। मैंने बोला ठीक है हाँ भाई वो भी चीज़ है ना, चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके तो ये दिस इज आरबीएसक्यू सर बाय द वे, है ना, ये आरबीएसक्यू है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए कि इसको आरबीएसक्यू कहते हैं, इसको टू आर कहते हैं, पिक्चर समझ में आया सब लोग को सर, ठीक है। वाटर टैंक्स को क्रिएट किया गया सर, ये टैंक्स पहले मंदिरों के अंदर हुआ करती थी, फिर मॉस्क के अंदर बनती है, लेटर ऑन फिर गुरुद्वारा के अंदर बनेगी सर, ठीक है। तो ये बनवाने का इंटेंशन ये था कि राजा अपने गॉड के साथ डिवोशन को भी दर्शाते थे, पावर को भी दर्शाने की कोशिश कर रहे थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। और फिर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है सर, है ना। तो जितने भी आबाद बने थे, तुगलकाबाद है, फिरोजाबाद है, आदिलाबाद है सर, ठीक है, उसके आजू बाजू में आपको छोटी मोटी वाटर बॉडी दिखेगी, कहीं पे तालाब दिख जाएगा सर, ठीक है, क्योंकि आबाद से ही आबादी और फिर पॉपुलेशन, और सिटीज के नाम भी वैसे ही बने सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो एक तो ये खासियत आपको यहाँ से दिखेगी। दूसरी, यहाँ पे राजा ने मॉस्क बिल्डिंग बनवाया सर, है ना, समझे आप लोग। और मॉस्क बनवाने का पीछे का कारण ये है कि दे वांटेड टू लेजिटिमाइज द रूल्स, है ना। तो मैंने आपको बताया कि दे वांटेड टू शो देमसेल्व्स एज शैडो ऑफ गॉड, है ना, याद आया कि नहीं आया सर, ठीक है, कि हम जिले इलाही है सर। और राजा जब अपने आप को जिले इलाही के रूप में बता रहा है, तो बेसिकली राजा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं मूसा और सुलेमान के इक्विवेलेंट हूं सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक मॉस्क बनाया था जिसका नाम है जमात खाना मॉस्क। जमात खाना वाज द फर्स्ट मॉस्क जो दिल्ली के अंदर फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड मटेरियल से बनता है सर, ठीक है। और ये मॉस्क के अंदर से ये महाशय इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन लगवाते हैं, और इंस्क्रिप्शन के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आई हैड द क्वालिटी ऑफ मूसा एंड सुलेमान सर। अब मूसा एंड सुलेमान कौन थे सर? तो दे वर दी प्रॉफिट्स। तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म है, मतलब जूइश जो कम्युनिटी, उसमें प्रॉफिट्स की जो सीक्वेंस है वो सेम आती है सर, है। तो मोसेस कहते हैं, ये सोलोमोन कहते हैं क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में सर। इस्लाम में उनका नाम मूसा बोला गया है और सुलेमान कहा गया है सर, ठीक है ना। तो यहाँ एनसीईआरटी अंग्रेजी में है, इसके लिए मोसेस और सोलोमोन लिखा गया है, बट अल्टीमेटली यही कहानी आपको यहाँ से दिखेगी सर। तो यू सी दैट ये कहता है कि गॉड हैज चूजन अलाउद्दीन, समझे। And the king had the quality of Musa and Suleiman. The king had the quality of both the great prophets, है ना, समझे कि नहीं समझे। And the greatest lawgiver was the God himself. और ये गॉड ने बेसिकली जिस प्रकार से दुनिया का सर्जन किया, तो राजा भी अपने आप को ये प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा है सर, ठीक है। तो आपको एक चीज दिखेगी कि इनके मॉन्यूमेंट्स में सिमेट्री काफी दिखती थी। सिमेट्री का मतलब ये है कि चीजों को आप कोई भी डायरेक्शन से देखो, आपको सेम साइज स्केल में आपको दिखने की शुरुआत हो। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का अलाई दरवाजा भी देखोगे तो आपकी डिजाइन के एलिमेंट्स आपको काफी सिमिलर दिखेंगे, है ना, चारों दिशाओं से सर, ठीक है। ये अपनी गॉड लाइक इमेज को आइडेंटिफाई करवा रहा है। ऐसा क्यों था सर, ठीक है, क्योंकि भगवान ने बेसिकली प्रॉफिट को क्यों अपॉइंट किया या क्यों मैसेज दिया सर, ठीक है। प्रॉफिट्स का इमर्जेंस सोसाइटी के अंदर इसके लिए होता है कि जब सोसाइटी में केओस आता है, सोसाइटी के अंदर एनार्की आती है, सोसाइटी के अंदर है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स और क्या कहते हैं कि वाइसिस बढ़ जाती है, नेगेटिव चीजें बढ़ जाती है, तो बेसिकली गॉड विल इंटरवीन सर, सामान्य रूप से, और उसको ऑर्डर में लेके आएंगे, सिमेट्री में लेके आएंगे सर, है ना, सिस्टम को। तो राजा ये मॉन्यूमेंट्स को बताने की कोशिश कर रहा है कि दिस मॉन्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट्स द सिमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड दिस थिंग शोज कि आई हैव गॉट अ गॉड लाइक पावर सिमिलर समथिंग टू द प्रॉफिट्स दैट इमर्ज्ड एज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशंस, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो इसके मॉन्यूमेंट्स में आपको सिमेट्री बहुत दिखेगी, और ये आप मुगल्स में भी देखिए सर, मुगल्स में ताजमहल को देख लीजिए सर, कहीं से भी देखिए आपको ऑलमोस्ट सेम प्रकार की फीचर दिखती है सर उसके अंदर सर, ठीक है। अलाई दरवाजा देखिएगा, उसमें भी आपको सेम प्रकार की दिखेगी सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो ये बता रहा है अपने आप को शैडो ऑफ गॉड के रूप में बताता था ना, जिले इलाही सर, है ना। तो ये जिले इलाही शैडो ऑफ गॉड बलबन ने कहा था, फिर खिलजी भी अपने आप को इसी तरह से बोलेगा, वो तो फिर एक अलग ही खेल में चला गया था सर, ठीक है। फिर उसको तो अलाउल मुल्क ने समझाया कि बाबू उठे, हाँ भाई किधर जा रहे हो तुम, है ना, तो थोड़ा माप में रहो सर, वो मंगल मंगल घुस जाएंगे यहाँ पे, चलिए। तो ये सब कहानी आपको यहाँ से दिखेगी। तो राजा अपनी माइट को लेजिटिमाइज करवाने के लिए, माइट को लेजिटिमाइज करवाने का मतलब ये है कि अपने आप को एक मॉरली किंग के रूप में दिखाने के लिए ये लोग ऐसी प्रकार की चीजें बताएंगे जहां इनके क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड का मतलब ये है कि ये भगवान के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, ये भगवान के ही या खुदा के ही मेन बंदे हैं सर, ठीक है। और प्रजा के अंदर लेजिटिमाइज करता है, इसके लिए मॉस्क बिल्डिंग इनके लिए बहुत जरूरी था। मॉस्क में भी सिमेट्रिकल एस्पेक्ट था, क्योंकि ये सिमेट्री के कांसेप्ट के साथ बहुत अल्टीमेटली जुड़े हुए थे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये भी एक आपको इसके अंदर से स्टाइल, आपको इसके अंदर से मेन पॉइंट के अंदर आपको मिलती रहेगी सर, है ना। दूसरी वाटर बॉडीज बनाई, मैंने आपको बताया ये वाटर बॉडीज क्यों बनवाई जाती है, क्योंकि राजा को पता है कि भाई मुझे कोई भी चीजें बनवानी है तो उसमें मैं इस तरह से प्रूव करूंगा कि मैं प्रजा के लिए ध्यान रख रहा हूं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो इट वाज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी सर। एक राजा, अच्छा राजा उसी को कहते हैं जिसने, है ना, कि भर भर के प्रजा के लिए कुछ काम किया है सर, ठीक है। एंड व्हेन द हेवंस वुड नॉट विथहोल्ड द रेन, है ना, तो इवन जब बारिश होगी तो बारिश को भी कोई नहीं रोक पाएगा सर, है ना, जन्नत से इतनी सारी बारिश होगी। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई कैसे भी करके अपन वाटर बॉडीज बनाएंगे। तो अलग अलग राजाओं ने वाटर बॉडीज बनाई, उसमें खिलजी भी था, इल्तुतमिश भी था, फिर तुगलक तो खैर ये अपने हौज खास को फिर उसने रिपेयर किया था। रिपेयर मतलब उसके अंदर थोड़ी मट्टी वट्टी भर गई थी, स्लज बहुत हो गया था, तो उसको साफ सफाई करवाने की कोशिश की है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो उसने एक अपने आप को न्यायप्रिय बताया है, अपने आप को रिलीजियस बताने की कोशिश की है, और इसके कारण मॉस्क बनाया गया सर, ठीक है। तो मॉस्क का इंटेंशन ये था कि दे केम टू द प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम सर, है ना। और इनको पता है कि इनके बीच में कम्युनिटी ऑफ बिलीफ डेवलप होगी, और फिर लोग इनके यहाँ पे इकट्ठे होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स किया जाएगा, और इरिस्पेक्टिव ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स सबको एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता था। फ्राइडे टू फ्राइडे उनके नाम का खुतबा पढ़वा दिया जाता था सर, ठीक है। और राजा की लेजिटिमेसी प्रूव हो जाती थी सर, समझे। तो इन सबके बीच इसके लिए आप देखिए कि खिलजी ने मॉस्क की जो एंट्री गेट थी वहां पे ही उसने ये बनवाया, बोले काम करो सर, है ना, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लगाओ अपना सर, समझे। ये क्यों लगवाने की कोशिश की गई सर, है ना, व्हाई द इंस्क्रिप्शन वाज एक्चुअली पुट ऑन सर, है ना, ही वांटेड टू लेजिटिमाइज हिज रूल, समझे। तो ये तीन चार पॉइंट्स थे। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आपको मिलता रहेगा सर, ठीक है। ये मॉस्क बेसिकली कांग्रेगेशनल मॉस्क हुआ करते थे। नॉर्मल केसेस के अंदर ये हुआ करता था कि जो छोटी छोटी मस्जिदें हुआ करती थी उसमें ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाते थे, बट कांग्रेगेशनल मॉस्क बेसिकली बहुत ही मॉन्यूमेंटल मॉस्क हुआ करती थी, जहां पे बड़े इमाम साहब या कोई भी बड़े टॉप उलेमास होंगे सर, दे विल बी रीडिंग द फतवाज और द खुतबा जो फ्राइडे की प्रेयर के थ्रू डिलीवर होते थे सर, ठीक है। तो इसमें लेजिटिमेसी भी बनती रही, इनके बीच में एक एनफोर्समेंट भी क्रिएट हुआ कि भाई चलो सब लोग साथ में बैठ के या साथ में रह के ही इनफैक्ट, है ना, शासन को या इसके अंदर से चलाएंगे सर, ठीक है। और हमारे बीच में जो कम्युनिटी बॉन्डिंग है वो भी बढ़ जाएगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो फिर ये वेस्ट साइड की फेसिंग में मॉस्क आपको यहाँ से दिखेगी, उसको किबला कहते हैं। किबला क्यों? क्योंकि जो मक्का है सर, है ना, मक्का इज ऑन दी वेस्ट साइड ऑफ इंडिया सर, समझे। आप यूरोप में जाओगे तो आपको ईस्टर्न फेसिंग दिखेगी मॉस्क का जो डायरेक्शन होगा। क्यों सर? नमाज का डायरेक्शन, क्योंकि यूरोप में यूरोप से आप सऊदी अरेबिया जाओगे तो इट इज ऑन द ईस्ट, इंडिया से वेस्ट साइड में, समझे आप लोग, ठीक है। तो किबला इज द डायरेक्शन। तो ये अरबिक कंपास कहते हैं या इस्लामिक कंपास
कंसेप्ट आपको दिखेगा। सो व्हेन यू फ्लाई बाय एमिरेट्स और इतिहाद और फ्लाई दुबई और शारजा की एयरलाइंस है सर, मिडिल ईस्ट की सऊदी एयरलाइंस है, सऊदिया है सर, ठीक है। उससे आप जब फ्लाई करते हो तो प्लेन में इन्फॉर्मेशन सिस्टम होती है ना, एमआईडी कहते हैं उसको सर। तो एमआईडी के अंदर हमेशा आपको इस्लामिक कंपास दिखता रहेगा, तो वो दिखाता है कि वेयर इज द मक्का, तो वी आर फ्लाइंग ओवर सो एंड सो रीजन, इट इज ऑन द ईस्ट साइड, इट इज ऑन द वेस्ट साइड सर, ठीक है। सो वो प्लेन में आप खेलते रहते हो ना यूं करके सर, ठीक है। सो व्हेन यू फ्लाई बाय एमिरेट्स और इतिहाद, या मतलब जो मिडिल ईस्ट की एयरलाइन से फ्लाई करोगे वहां आपको ये दिखाएगा, फिर यहाँ एयर इंडिया में नहीं दिखाएगा आपको सर, ठीक है। या बाकी यू आर फ्लाइंग बाय थाई और सब सिंगापुर एयरलाइंस, तो वहां नहीं दिखाएगा, बट यहाँ की लोकल एयरलाइंस है मिडिल ईस्ट की, वो दिखाती है। चलिए सर, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ से दिखेगा मॉस्क बिल्डिंग का और आर्किटेक्चर के अंदर से सर, ठीक है। तो पहली चीज आपको समझ में कंसेप्ट्स अभी तक के दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या क्या चीजें बनवाई जाती है, क्यों बनवाई जाती है। मेन आपको ये भी याद रखना है कि व्हाई दिस मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट है, इसके बनाने के पीछे के कारण क्या था सर, व्हाई दिस मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट सर, समझे। जब तक आप इसके पीछे की थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे कि मॉस्क के पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है, कि दिल्ली सल्तनत में राजा इतने सारे मॉस्क बनवा रहा है अलग अलग डायनेस्टी, उसके पीछे का कांसेप्ट क्या था, रिस्पांसिबल सर, ठीक है। राजा का रोल क्या था ना, जिले इलाही और फिर शैडो ऑफ गॉड और अपने आप को मूसा और सुलेमान के साथ कंपेयर करवाना सर, ठीक है। वो क्लियर हो जाना चाहिए आपको, यूनिटी बनाने के लिए, कम्युनिटी को प्रिविलेंस करने के लिए और फिर अपने रूल को लेजिटिमाइज करवाने के लिए सर, ठीक है। तो वाटर बॉडीज का भी यही रोल था, पानी पीने के लिए भी था, अपने रिट्रीट के लिए भी था ना, चिल मारने के लिए सर, है ना, शांति से एक आधा आपने कुर्सी टेबल लगवा दिया सर, है ना, एकदम मस्त आप चिल बैठ के बैठ रहे हो सर, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है सर। चलिए सर, है ना। तो अब आगे चलते हैं और आगे कैसे देखेंगे अब सल्तनत के डिटेल्स में, स्लेव डायनेस्टी से लेके खिलजी से लेके तुगलक से लेके अलग अलग डायनेस्टीज में क्या डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर चले जाते हैं सर, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो इनटू डेप्थ, बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑन डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज। मेरा मानना ये है कि यहाँ से स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, मतलब खिलजी डायनेस्टी का आर्किटेक्चर में कंट्रीब्यूशन को एनालाइज कीजिए, एनालाइज द रोल ऑफ खिलजीज इन द आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, बहुत रेयर केस में आएगा तो 10 मार्कर में आएगा। जब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना कंपलसरी वाला क्वेश्चन, उसमें आ जाएगा सर, दो डायनेस्टीज को बोलेगा स्लेव और खिलजीज का रोल प्ले क्या था आर्किटेक्चर के अंदर, तो दोनों को 5-5 मार्क में फिर पूछ देगा। ओवरऑल जो क्वेश्चन आया है जैसे डोम आर्किटेक्चर से आया है, मैं भी कल आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रीवियस का क्वेश्चन आया डोम आर्किटेक्चर, हमने पिछले एक क्लास में उसको लिस्ट के अंदर डाला था पर डिस्कस नहीं किया था, तो स्क्रीनशॉट यहाँ लाना रह गया है सर, ठीक है। पर डोम आर्किटेक्चर की कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है। सो ये डोम आर्किटेक्चर से स्पेसिफिक प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के राजाओं के द्वारा डोम बहुत बनवाया गया, मतलब डोम कोई डायनेस्टी ने बाकी नहीं छोड़े थे सर, और डोम के अंदर सबसे ज्यादा टॉमस्टोन ही आपको दिखेंगे सर, तो उसमें जो डोम आर्किटेक्चर क्योंकि जो शेप वैसा दिया गया उसमें मकबरे ही ज्यादातर बनते हैं सर। इनफैक्ट मॉस्क से ज्यादा मकबरे बनवाने की कोशिश की गई थी। मकबरों से क्या होता था कि आपको एक सेंस ऑफ फीलिंग आएगी कि देखो मैं इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूँ, मेरे को ऐसे सारी जगह पे नहीं दफना गया सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो अपना जब मृत्यु हुआ तो फिर आजू बाजू में, समझे आप लोग, ठीक है। देखो मेक इट लास्ट का कंसेप्ट आता है जीवन में सर। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट, लाइफ में बहुत लोग आपको प्रॉफिट के रूप में मिलेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस कंडीशंस। सब लोग आपको वे ऑफ लिविंग सिखाते हैं कि भाई, है ना, अल्टीमेटली नेसेसिटी क्या है वही आप रखिए, आप लग्जरी की तरफ मत जाइए क्योंकि इट इज नॉट रेलेवेंट सर। अब सारी भाषा में आप समझने की कोशिश करिए कि हमको क्या देखने को मिलता है, यूल सी कि 2 गज जमीन चाहिए, 4 लकड़ा चाहिए सर, उससे ज़्यादा कुछ चाहिए सर? नहीं चाहिए। तो 2 गज जमीन में आप दफनाए गए हो, पर आजू-बाजू में आप देखोगे तो 1 स्क्वायर किलोमीटर का मॉन्यूमेंट बनवा दिया गया है, समझे? या 2, 3, 4 स्क्वायर किलोमीटर का मॉन्यूमेंट है सर। और फिर लोग आते हैं, टिकट काटते हैं, फोटो-वोटो खिंचाते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे आया हूँ सर, तो उसका कहाँ रेलेवेंस है सर? गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? या उसी तौर के ऊपर इसको आप हिंदुइज़्म के साथ देख लीजिए। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा गला साफ करके आते हैं सर, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो अगर आप इसको आज की तारीख में से फॉर एग्जांपल आप हिंदुइज़्म के साथ देख लीजिए सर। तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा कि लोग चंदन चंदन का लकड़ा होता है सर, है ना? चंदन के लकड़े से फिर उनको अग्नि डाल दिया जाएगा सर, ठीक है ना? और फिर वहाँ पे फिर स्मारक बन जाता है सर, ठीक है ना? तो नॉर्मल केसेस में क्या ऑस्टेरिटी प्रैक्टिस करने की बात की जाती है सर, है ना? बट होता नहीं है क्योंकि सबके वे ऑफ थिंकिंग बहुत अलग होते हैं। तो जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है सर, है ना? उसमें ये बोला जाता है कि यू प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी सर, है ना? एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ लाइफ, इवन आफ्टर योर डेथ एज़ वेल सर। खैर चलता रहता है बहुत सारी प्लस माइनस चीज़ें। तो ये डोम आर्किटेक्चर के अंदर टॉम्ब बहुत बनेगी सर, है ना? समझे? तो अब एक-एक करके हम लोग क्या करते हैं, व्हाट विल डू, विल गो टू द डायनेस्टी वाइज़ डेवलपमेंट कि क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ, किसके द्वारा हुआ और इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है सर, ठीक है? तो अब वापस चले जाते हैं और देखते हैं कि इनके डेवलपमेंट कैसे होते हैं, किन-किन फेजेस में होंगे। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में 3 फेजेस के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए डेवलपमेंट होता है आर्किटेक्चर का सर, ठीक है। पहला होगा वो फेज 1 जो फाउंडेशन फेज कहते हैं। ये फाउंडेशन के अंदर ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, पर दिल्ली के आजू-बाजू वाले विस्तारों में और दिल्ली सिटी या इनके जो कैंटोनमेंट्स बने थे वहाँ पे ये आर्किटेक्चर बनवाते हैं सर, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी और खिलजीज़ के समय पे आपको मिलेगा। उसके बाद आपको तुगलक्स दिखेंगे सर, है ना? जो फेज 2 में जहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपांशन हुआ क्योंकि एक से ज़्यादा राजा ने स्टेबिलिटी दी। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक भी हो गए और फिरोज शाह तुगलक भी हो गए, फिर और भी राजा आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। और 14th सेंचुरी में जब रीजनल स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ सर, तो रीजनल स्टेट्स के अंदर भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। और रीजनल स्टेट्स कब बने? 1398 के बाद सर। अब देखिए 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद रीजनल स्टेट्स का जो डेवलपमेंट होना बहुत बढ़ जाता है। ऐसे तो 1340 के बाद ही बनना शुरू हो गया। 1350 में ही विजयनगर की फाउंडेशन हो रही है, बहमनी सुल्तान बन रहे हैं, जौनपुर धीरे-धीरे अब इंडिपेंडेंट हो जाएगा सर, है ना? गुजरात इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सब इसी पीरियड में हो रहा है। तो ये जो दिल्ली के सुल्तान की आर्किटेक्चर थी, उनके ये सामंत हुआ करते थे। अब जैसे बहमनी किंगडम देख लीजिए, तो ओरिजिनली सल्तनत के इन्फ्लुएंस में था। हरियर और बुक्का दोनों को तो फिर इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने उठा लिया था सर, ठीक है। गुजरात वाज़ अ सल्तनत पार्ट, जौनपुर बंगाल वाज़ पार्ट ऑफ द सल्तनत, है ना? तो क्या होता है कि रीजनल स्टेट्स ने अपना-अपना आर्किटेक्चर बनाया। उसमें भी आपको सल्तनत की फीचर्स दिखेंगे क्योंकि वहाँ के सामंत थे, वहाँ से इंडिपेंडेंट हुए थे। उनके रिलेशंस एक टाइम के ऊपर दिल्ली सुल्तान के साथ हुआ करते थे कि नहीं थे सर, ठीक है। तो होता क्या है, व्हाट हैपेंस कि इन द फेज 3 by 14th century and later on by 15th century, so you will find the expansion to countryside where the regional states will be replicating
दी डेवलपमेंट व्हिच वाज डन बाय द दिल्ली सुल्तान। अब उसका मतलब ये नहीं था कि सुल्तान कुछ कर नहीं रहे थे। अब जैसे आप मुझे बोलोगे कि सैयद डायनेस्टी, तो सैयद डायनेस्टी ने इस समय के दौरान मॉन्यूमेंट्स बनवाए सर। जैसे आप मुझे कहोगे कि लोधी डायनेस्टी, तो यस द लोधीज आल्सो मेड द मॉन्यूमेंट्स, लोधियों के द्वारा भी मॉन्यूमेंट्स बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं सर। पिक्चर क्लियर हुआ सबको? तो आपको ये देखना है कि पहली दो फाउंडेशन यहाँ से होती है, उसके बाद सुल्तनत में सैयद और लोधी जब दिल्ली आगरा के आजू बाजू में मॉन्यूमेंट्स बनाएंगे, तब रीजनल स्टेट भी मॉन्यूमेंट्स बनवाते हैं, और उनमें भी आपको इसी प्रकार की सिस्टम दिखेगी, हौज दिख जाएगा, मॉस्क दिखेगा, पैलेसेस दिखेंगे, फोर्ट्स दिखेंगे, सेम सेम ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। बट इसमें वेरिएशन ये था कि मटेरियल लोकली अवेलेबल लेते थे। अब बंगाल में जो मटेरियल होगा वो गुजरात में नहीं मिलेगा सर, गुजरात में जो होगा वो शायद सेंट्रल इंडिया में ना मिले सर, मतलब मालवा के इस साइड में सर, कहीं। तो मैं जब रीजनल डायनेस्टीज के ऊपर आऊंगा ना सर, व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग द रीजनल डायनेस्टीज कल के क्लास से, तो उसके ऊपर मैं आऊंगा तो इनके आर्किटेक्चर को कल ही करवा दूंगा। समझे? रीजनल डायनेस्टीज मतलब विल सी अ प्रोफाइल ऑफ व्हाट रीजन्स इमर्ज्ड इन द दिल्ली सल्तनत, जौनपुर कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, बंगाल कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, गुजरात कैसे इंडिपेंडेंट हुआ सर, ठीक है ना? तो क्योंकि फिर इनको डिफीट करेंगे मुगल्स, ऑल दिस रीजनल डायनेस्टीज विल बी डिफीटेड बाय द मुगल्स सर। अकबर बकबर आया, और फिर जहांगीर आया, और फिर शाहजहां औरंगजेब तक आते हैं, तो सबका बंटाधार हो जाता है ना सर, ठीक है? फिर से नेशनल इंटीग्रेशन हुआ। तो ये तो एक थीम है ना सर, इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, फिर डिसइंटीग्रेशन, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर इंटीग्रेशन, फिर 1947 में फिर डिसइंटीग्रेशन, अगेन 1947 के बाद इंटीग्रेशन। थीम समझ में आ रही है? एक था, फिर टूट गए, फिर एक था, फिर टूट गए, फिर एक था, फिर टूट गए सर। दिस कीप्स ऑन हैपनिंग सर। अभी हम लोग फाइट कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रहे। अभी वी आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रेशन, वरना कुछ और बंटाधार हो जाएगा ना, लोचल आपसी हो जाएगा। चलिए सर, ठीक है, साइकिल है सर, इट्स मोर ऑफ अ साइकिल पॉलिटिकल सेंस। तो अब देखते हैं कि स्लेव डायनेस्टी ने क्या-क्या चीजें बनाई, और स्लेव डायनेस्टी बेसिकली क्या-क्या चीजें इनफैक्ट है ना डेवलपमेंट करता है सर, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा कि स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम लोग इल्बारी डायनेस्टी के रूप में पहचानते हैं, 1206 से 1290 के बीच में रूल कर रहे थे। इन्होंने एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स को कन्वर्ट करके ज्यादातर आर्किटेक्चर को प्रमोट करने की शुरुआत की है सर, ठीक है? ट्रेडिंग को। ये एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स में आपको कुतुब मीनार दिख जाएगा, या कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिख जाएगा, या 2.5 दिन का झोपड़ा दिख जाएगा सर, ठीक है? जो अजमेर में बना है। ये सब नॉर्मल केसेस में ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स के अंदर से कन्वर्ट करवाए गए थे सर, समझे आप लोग, ठीक है? And this is one of the reason you will find कि the Indo-Islamic architecture term came into the picture because of the practical application that can be seen in the slave dynasty architecture. आपको ये सवाल आना चाहिए कि सर ये आप इंडो इस्लामिक कह रहे हैं, इसमें इंडियन कहाँ से आया? इंडियन यहाँ से आया सर। ये पूरा का पूरा इंडियन था, समझे आप लोग, ठीक है? तो ओल्ड मटेरियल्स हमारे मंदिरों के स्थापत्य के अंदर से थे। कारीगर सेंट्रल एशिया से अवेलेबल थे नहीं, देयर वाज नो कारीगर अवेलेबल फ्रॉम सेंट्रल एशिया सर, ठीक है? तो जो भी थी वो सब यहाँ की कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है? तो उसमें कवतुल इस्लाम मॉस्क मिला आपको, मैंने आपको बताया। ये कवतुल इस्लाम मॉस्क क्या है सर? इट वाज एक्चुअली कन्वर्टेड आउट ऑफ द हिंदू एंड द जैन टेंपल सर, है ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको डिस्ट्रॉय किया था सर। तो कवतुल इस्लाम वाज द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, नो, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया वाज बेस्ड इन थिसूर। थिसूर इज अ प्लेस इन केरला सर, वो करीबन 7th सेंचुरी का है सर। पर दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला मॉस्क था, वो कवतुल इस्लाम मान सकते हैं हम लोग सर, ठीक है ना, ऑफिशियली बेसिस के ऊपर से सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो वो 7th सेंचुरी का था, वो अरब व्यापारियों ने बनवाया था सर, एक्जेक्टली सर, ठीक है? क्योंकि साउथ में जो इस्लाम आया है, दैट इज मोर पार्ट ऑफ द कल्चरल सिंथेसिस डन बाय द अरब्स एंड द इंडियन कम्युनिटी सर। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में देख लीजिए, वहाँ कोई तलवार लेके नहीं गए थे सर, पर साउथ ईस्ट एशिया में क्या हुआ, अरब ट्रेडर्स आए, व्यापारी आए, मॉनसून विंड्स का सहारा लेके गए सर, ठीक है? तो इसके लिए फिर ये हुआ कि इवन व्हेन द इस्लाम वेंट टू साउथ ईस्ट एशिया, इट स्प्रेड इन द साउथ ईस्ट एशिया, यू विल नॉट फाइंड द काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल बिलीफ जो नॉर्थ इंडिया में आज की तारीख में सेंट्रल एशिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ अलग तरीके से इस्लाम का एंट्री हुआ सर, ठीक है ना? चलिए, तो ये एक हिंदू टेंपल था सर, तो इट वाज मोर ऑफ अ जैन टेंपल, जिसको इन्होंने बनवाने की कोशिश की, और इसका कंस्ट्रक्शन 1195 में हुआ था, 1199 में खत्म किया गया। फिर अल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी उसके अंदर थोड़ा बहुत एडिशन करता है सर, ठीक है? तो ये सबसे पहला मॉस्क था, नाम ही है द माइट ऑफ इस्लाम। माइट ऑफ इस्लाम क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि भाई इसको हम लोग लेजिटिमाइज कर पाए अपने शासन को सर। तो पहले तो ये था स्लेव डायनेस्टी के समय पे, याद रहेगा सर आपको सर, कवतुल इस्लाम मॉस्क के बारे में। तो आप लिख सकते हो कि इसमें फेज 1 में एक्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स को ट्रांसफर किया गया। इसके फीचर्स आपको याद रखने हैं कि दिस आर द फीचर्स ऑफ द फेज 1। फेज 2 में आप देखोगे ना, बाय दिस टाइम सर, इसमें और इसमें न्यू मटेरियल्स आने शुरू हो गए। बाय द खिलजीज एंड द तुगलक यू विल फाइंड द न्यू मटेरियल्स फॉर यूज। ना अलाउद्दीन ने तो थोड़े-थोड़े पुराने यूज किए थे, तुगलक में तो कंप्लीटली न्यू थे। तो तुगलक में क्राइसिस पीरियड भी आ जाता है सर, ठीक है ना? पैसा-वैसा नहीं था ना, उधर राजा ने अपने शौक में उड़ा दिया था ना पैसे सर, ना इधर गया ना उधर गया ना, टैक्सेशन लगवा दिया, तो उसके चक्कर में भाई साहब को तो प्रॉब्लम हो गया कि है तो सर, ठीक है ना? समझे नहीं समझे? यार कुछ इंसान यार समय के टोकन करेंसी आज चल जाता सर, आज टोकन करेंसी रगड़ के चलता सर, है ना? समझे? बट वो समय से थोड़ा आगे था सर, ही वाज वे मोर अहेड ऑफ हिज टाइम। मोहम्मद तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स को आप बोलते हो कि इल कंसीव्ड एक्सपेरिमेंट्स थे, तो एग्जीक्यूशन में तो प्रॉब्लम था, विचार तो जेन्युइन थे ना सर। ये एक्चुअली बाटली 2 लीटर की आ जाती है, 2 लीटर की बाटली जब उठा के पीने में भारी पड़ जाता है सर, ठीक है? और फिर मैं 2 दिन से स्टूडियो में था नहीं, तो यहाँ वो ग्लास बस पड़ा नहीं है सर, ठीक है? तो बाटली-वाटली तो पड़ी रहती है। चलिए सर, लेट मी कम बैक टू दिस वन। तो छोटी बाटली होती है तो गट, 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 हाँ, चलते हैं, चलो वापस आ जाते हैं सर। दूसरा आपको मिलता है कुतुब मीनार सर, ठीक है? सेकंड इज़ द कुतुब मीनार, है ना? अब कुतुब मीनार की कहानी क्या है सर? तो कुतुब मीनार वाज़ डेडिकेटेड टू सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सर। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, एंड लेटर ऑन इट वाज़ एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश, एंड फाइनली इसमें फिरोज शाह तुगलक का आपको रोल प्ले दिखेगा सर, ठीक है? गेटिंग अपॉन। तो यू विल सी कि ये मीनार को ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया, और फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर बेसिकली रिपेयरिंग किया। अब रिपेयरिंग क्यों किया गया था? तो ओरिजिनली ये है ना रेड सैंडस्टोन से बना हुआ मीनार था, लाल कलर के पत्थर से बना हुआ मीनार था सर। फिर एक दिन इसके ऊपर से बिजली गिरती है सर, है ना? बाबूजी ज़रा धीरे खड़ो, बिजली खड़ी है, बिजली खड़ी सर, है ना? गाना सुना होगा ना आपने, इस तरह से बिजली गिरती है। बिजली का सिंबल ऐसा होता है ना सर, इलेक्ट्रिसिटी का सर, है ना? तो बिजली गिर गई सर इसके ऊपर से, ठीक। तो बिजली गिर जाती है ऊपर, तो थोड़ा हिल गया वो पूरा मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर सर, है ना? समझे? तो फिर फिरोज शाह तुगलक कहता है कि चलो रिपेयर कर देते हैं। तो फिर ऊपर वाला पोर्शन जो डिस्ट्रॉय हुआ था सर, है ना? उसके ऊपर फिर व्हाइट मार्बल यूज़ कर दिया गया। तो इनिशियली अगर आप ये मॉन्यूमेंट्स को देखोगे तो ओरिजिनली ये लाल पत्थर से बना हुआ था।
और उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया, मतलब उसमें फिर व्हाइट मार्बल का एडिशन कर दिया गया, ठीक है। उसमें काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये मीनार पहले से एग्जिस्ट हुआ करती थी, क्योंकि इसके मीनार के पत्थरों के ऊपर आपको नगरी मतलब देवनागरी लिपि के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं सर, ठीक है। और सल्तनत के राजाओं ने उसको वो कन्वर्ट कर दिया, जैसे कुव्वतुल इस्लाम में हुआ कि ऑलरेडी मंदिर था, उसको कन्वर्ट किया। मीनार भी शायद तक तोमर राजाओं के समय की या पकड़ के चलिए चौहान डायनेस्टी के समय की होगी सर, है ना? क्योंकि नगरी इंस्क्रिप्शन थे, क्योंकि मीनार में मॉन्यूमेंट्स के अंदर पत्थर बहुत सारे ऐसे यूज़ हुए हैं, जिसमें आप इवन आज भी खड़े रहोगे कुतुब मीनार के नीचे की साइड में सर, आपको यू विल फाइंड इन द बालकनीज़ में आपको मॉन्यूमेंट्स के अंदर दिखेंगे जहाँ पे नगरी इंस्क्रिप्शंस है, देवनागरी मतलब हिंदी लिपि के जो इंस्क्रिप्शंस है वैसे आपको मिल जाते हैं सर, ठीक है। पर ब्रिटिश हिस्टोरियंस का मानना है कि कुतुब मीनार इज़ एक्सक्लूसिवली द पर्शियन आर्ट और वी कैन से द इस्लामिक आर्ट, क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशनली कहीं पे भी मीनार आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं रहा। इंडिया के राजाओं ने शिखर बड़े-बड़े बनाए हैं सर, समझा? पर मीनार कहीं पे आपको मंदिरों में कहीं नहीं दिखा है, पैलेसेस में कहीं नहीं दिखा है, फोर्ट्स में कहीं नहीं दिखा है, ठीक है। तो मार्शल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी थे एंड मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनका कंट्रीब्यूशन है। मार्शल का ये मानना है कि मीनार इज़ नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर, इवन कैलीग्राफी जो इसके ऊपर है वो भी अलग है सर। पर मार्शल को काफ़ी लोग काउंटर भी करते हैं आज की तारीख में और वो कहते हैं कि बाबू उसको तो इन्होंने रब करवा दिया था, सल्तनत के राजाओं ने। कुछ-कुछ पत्थरों में नगरी इंस्क्रिप्शन अभी मिल रहा है क्योंकि वो ध्यान में नहीं आया होगा उनको इमीडिएटली कि अच्छा ये पत्थर के ऊपर रब करवाना भूल गए सर, समझे आप लोग? ठीक है, वेरी गुड। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। तो मोस्ट प्रोबब्ली आज जो इसका आउटकम ये निकल के आ रहा है कि ओरिजिनली ये मीनार छोटा मतलब मीडियम हाइट का कोई मॉन्यूमेंट होगा। इसको कन्वर्ट किया होगा इन द फॉर्म ऑफ मीनार और बिकॉज़ इट वाज़ कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मीनार उसके अंदर एडिशन करवाते हुए, जैसे उसने ऊपर का व्हाइट मार्बल का टॉप ऐड करवा दिया एंड ऑल दिस थिंग्स और फिर उसमें जो पत्थर थे वो एक्जिस्टिंग थे और इसके कारण नगरी लिपि आज की तारीख में भी मिल जाती है इसके ऊपर से, ठीक है ना, समझे? तो ये आपको इसकी कहानी पता चलनी चाहिए, यू शुड नो द स्टोरी अबाउट ये सब कहाँ पे आपके बन के आए थे सर, याद रहेगा सर आपको सर, ठीक है? गेटिंग पॉइंट। इसके सिवाय दिल्ली सल्तनत के राजाओं में इल्तुतमिश के समय पे ही बना है द सुल्तानगढ़ सर, है ना? सुल्तानगढ़ वाज़ एक्चुअली बिल्ट इन द मेहरौली रीजन ओनली सर, है ना? तो इट वाज़ मोर ऑफ अ फोर्ट्रेस, नाम ये सुल्तानगढ़, इसका घर है, सुल्तान का घर है सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट। तो एक एनक्लोज़ मॉन्यूमेंट्स के रूप में बना था, अब इसके ruins आपको मिलते हैं, कोई प्रॉपर कोई चीज़ें नहीं मिलती है सर, गेटिंग पॉइंट, है ना? तो एक तो ये मिलेगा आपको, इसके सिवा आपको मिलेगा ढाई दिन का झोपड़ा सर, है ना? अब देखिए नाम है ढाई दिन का झोपड़ा या ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं, अजमेर के अंदर है और इसमें एक हम्बक चलता है कि इसको ढाई दिन में बनवा दिया गया था सर, है ना? तो एक्चुअली इट वाज़ अ मोनेस्ट्री संस्कृत की पाठशाला हुआ करती थी सर, है ना? और फिर ये सल्तनत के राजा जब वहाँ पे पहुँचे तो उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लगवाया और ये इंस्क्रिप्शन के अंदर बोला गया कि ये ढाई दिन में बना है। प्रॉब्लम ये हुआ कि इंस्क्रिप्शन ढाई दिन में बना है कि बिल्डिंग ढाई दिन में बना है उसकी क्लैरिटी नहीं थी सर, समझे? समझ में आया कि नहीं आया सर, है ना? गेटिंग पॉइंट कि मैं 1 साल में आईएएस बना सर। अब 1 साल में आईएएस बने वो बात समझ में आ गई क्योंकि आपने फॉर्म 2019 में भरा था, 2020 में आपका सिलेक्शन हुआ, पर तैयारी कब करनी शुरू की थी ज़रा वो भी बता दीजिए सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो तैयारी शायद हो सकती है कि 2015 में शुरू किया होगा। यू नेवर नो दैट ना सर। आप मान जाते हो कि ये रॉयल एंट्री में बोला है इसने तो ये सही होगा सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट। वही कहानी आपको सब जगह पे दिखती है। और मैं तो रास्ते पे जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। अच्छा हाईवे पे जा रहे थे, गली में जा रहे थे, हाँ, मेन रोड पे जा रहे थे सर। बाइक से जा रहे थे, स्कूटर से जा रहे थे, पहले मैंने कहाँ बताया आपको सर? हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी मैंने गाड़ी में पैक करवा के जा रहा हूँ सर। आई एम हैविंग साइमल्टेनियसली इन माय कार ओनली। तो यू मेक योर ओन प्रिजम्पशंस, है ना? गेटिंग माय पॉइंट। तो द स्टोरी ऑफ 2 एंड हाफ डेज़ जो ये बताया है उसमें कहानी ये है कि ये ढाई दिन में बना नहीं है सर, ठीक है? इसका इंस्क्रिप्शन ढाई दिन में वो कार्विंग किया गया है, ऐसा मानते हैं हम लोग आज की तारीख में, ठीक है? देखिए, क्योंकि इवन यार यू वांट टू मेक समथिंग यार वो भी स्टोन का सर, वो इट्स अ वेरी हेवी आर्किटेक्चर सर, है ना? उसको आप ढाई दिन में कुछ भी बनवा दोगे सर, हाँ, समझे? तो यू विल फाइंड कि सल्तनत के समय पे आपको एक तो ढाई दिन का झोपड़ा दिखेगा, ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, तो ख्वाजा की जो दरगाह है सर, चिश्ती साहब की सर, उसके बाजू में एक लेफ्ट साइड में गली चलती है, मेन गेट से ही। वहाँ आप जाओगे 300, 400, 500 मीटर, वहाँ ढाई दिन का झोपड़ा दिखेगा सर, ठीक है? ढाई दिन का झोपड़ा इज़ वेरी सिमिलर आर्किटेक्चर सेम लाइक द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। तो ये माना गया है कि कुव्वतुल इस्लाम का जैसा ही डिज़ाइन क्योंकि कारीगर एक ही होंगे, कुछ को यहाँ पे काम करवाया फिर लेके गए कि चलो वहाँ पे बनाओ वैसा का वैसा ही सर। एंड देन बेसिकली इसका अढ़ाई का मतलब ढाई होता है सर, ठीक है ना? अढ़ाई कहते हैं ना स्कूल अढ़ाई सर, है ना? इस प्रकार के शब्द हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो अढ़ाई का मतलब ये होता है ढाई सर, है ना? चलिए चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो 2 एंड हाफ डेज़ के कांसेप्ट स्टोरी के रूप में बहुत दिखता है। इसकी भी शुरुआत ऐबक के समय से हुआ था और इल्तुतमिश ने इसको ब्यूटीफाई किया। ऐबक एक्चुअली फॉट अगेंस्ट द रणथंभोर एंड ही अजमेर तो उसके फेवर में फिर आ चुका है बाय दैट टाइम सर, है ना? कि पृथ्वीराज को खत्म कर दिया गया होता है घुर के द्वारा सर, ठीक है ना? तो ये सब पूरी कहानी आपको यहाँ से दिखेगी सर, समझे? अब जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको अरबिक इंस्क्रिप्शंस दिखेंगे, दिख रहा है आपको? कैन यू सी द अरबिक इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है? तो ये मैं जो कैलीग्राफी बता रहा था वो ये है सर, कूफी कहते हैं, दिस इज़ नोन एज़ कूफी बाय द वे सर। तो कुतुब मीनार अब वैसे ही कुतुब मीनार के आप इस साइड में चले जाओगे ना, पीछे की साइड में सर, है ना? वहाँ पे आपको नगरी इंस्क्रिप्शन जो मिलेंगे, यहाँ पे कहीं पे इस साइड पे पीछे की साइड पे दिखता है सर, ठीक है ना? क्लिक ओपन। तो दिस इंस्क्रिप्शंस आर इन अरबिक जो एंगुलर पेसिंग के रूप में है और ये दर्शाता है कि भई बहुत ही स्किल्ड क्राफ्टमैन के द्वारा ये टास्क को परफॉर्म करवाया गया था सर, है ना? एंड यू विल फाइंड कि ये कार्विंग बहुत इंटीग्रेट आपको दिखता है यहाँ से सर, समझे आप लोग, ठीक है? सो यू विल आल्सो फाइंड अ नगरी इंस्क्रिप्शन, यू विल आल्सो फाइंड द अरबिक इंस्क्रिप्शंस एज़ वेल, ये दोनों के दोनों आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये कहानी आपको इसके अंदर से पता होनी चाहिए सर, ठीक है? अब जैसे यहाँ देखिए सर, है ना? ये ऊपर दिख रहा है व्हाइट मार्बल सर, है ना? ये क्यों व्हाइट मार्बल? क्योंकि एक दिन क्या हुआ था यहाँ पे सर, ठीक है ना? तो बिजली गिर जाती है सर, ठीक है? तो बाबूजी ज़रा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी सर, ठीक है? तो बिजली गिर गई सर, है ना? इसके ऊपर से, तो फिर वो व्हाइट मार्बल से रिपेयर करवाया गया सर। दिस इज़ द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ये उसका फसाड हुआ करता था एक टाइम के ऊपर। ये भी देखोगे ना, यू विल फाइंड द संस्कृत इंस्क्रिप्शंस ओवर हियर। यहाँ पे गए हुए कुतुब मीनार में गए हैं कि नहीं गए? ठीक है। तो आपको ये एक्चुअली ये पिलर जो है ये हिंदू टेम्पल्स के पिलर है, यू कैन सी ओवर हियर सर, है ना? ये हिंदू टेम्पल्स के पिलर हैं सर। ये कुतुब मीनार के बाहर एक ढाबा हुआ करता था सर, रोड क्रॉस करके इस साइड में। सर ठीक है, वो ढाबे में दाल मखनी और कढ़ी पकौड़ा और फिर वो मज़ा आती थी सर, ठीक है। तो हम 1-2 दफ़ा गए थे, तो चक्कर मार के सर अभी भी है वो कुतुब मीनार ढाबा, बहुत फेमस है सर, इट्स अ वेरी फेमस ढाबा। सर ठीक है, कुतुब मीनार के उस साइड। मैं सर 1-2 दफ़ा गया था तो फिर अपन निपटा के ही आते थे, मैंने बोला चलो सर आए हैं तो चलो लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, दिल्ली में रहते हो उनको पता होगा सर तो वापस आ जाते हैं सर। तो ये कुतुब मीनार है प्रीमाइसेस के रूप में सर, ठीक है। अब देखिए इसका इट्स अ कॉर्बल आर्च, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉर्बल आर्च, दिस इज आल्सो कॉर्बल आर्च, ओके। ये और ये आपको सेम दिखता है कि नहीं दिखता है सर, ठीक है। यू गॉट दिस पॉइंट, ये सेम दिखता है कि नहीं दिखता है सर, वेरी सेम, ओके। ये कॉर्बल आर्च ही है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है सर, दिस इज द 2.5 दिन का झोपड़ा सर, 2.5 दिन का झोपड़ा सर, है ना। बट दिस वाज एक्चुअली नॉट बिल्ट इन 2.5 डेज, ओके। तो ये 2.5 दिन का कमाल नहीं है सर, है ना। गिरी मोहन
राजपूताना स्टाइल की प्रॉपर बालकनीज अभी नहीं आई थी, बट हुआ क्या था कि जो राजपूत राजा थे उनके मॉन्यूमेंट्स को कार्विंग किया गया था सर। इसके लिए राजपूताना इफेक्ट्स दिखती है आपको सर, है ना? अब जैसे ये बता रहा हूँ ना, ये जो छोटी-छोटी खिड़कियाँ टाइप ऑफ इफेक्ट दी गई है, दिस इज एक्चुअली बिकॉज़ ऑफ द मॉन्यूमेंट्स दैट वर कन्वर्टेड और द मटेरियल्स दैट वर यूज्ड। अब ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कार्विंग बेस्ड मटेरियल अवेलेबल है, उसको ही आप लगा रहे हो यहाँ पे स्टोन के रूप में। तो उसको फिर आप कैसे और रिकवर करोगे? दिस इज वन ऑफ द रीजन द राजपूत इन्फ्लुएंस, बट वेरी लिमिटेड राजपूत इन्फ्लुएंस कैन बी सीन, है ना? अर्ली पार्ट के अंदर हैंगिंग बालकनी वाला जो कांसेप्ट बता रहा हूँ ना, वो वाला सर, ठीक है। तो इसमें कुतुब इस्लाम है, कुतुब इस्लाम मैंने आपको बताया सबसे पहली मॉस्क हुआ करती थी सर, है ना? तो इसकी फाउंडेशन तो क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, फिर अल्तुतमिश उसको बड़ा करेगा, अलाउद्दीन खिलजी करता है और फिर उसका तुगलक है सर, है ना? तो अलग-अलग प्रकार के इनका योगदान दिखेगा। फिर ये कुतुब मीनार की मैंने आपको बात की, ये सब कहानी आपको ये सल्तनत के अंदर सबसे पहली डायनेस्टी के अंदर मिल जाना चाहिए सर, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी में याद रहेगा कि क्या-क्या चीजें हुई। स्लेव में ही टॉम्ब बिल्डिंग बनना शुरू हुआ। टॉम्ब बिल्डिंग का मतलब है कि राजा के मकबरे सर। सो इन द अर्ली पार्ट ओनली यू विल फाइंड अल्तुतमिश और बलबन को भी इनको दफनाया जाता है सर, वही पुरानी दिल्ली में सर, ठीक है ना? सो यू विल फाइंड द टॉम्ब ऑफ अल्तुतमिश एंड बलबन, और इससे ही टॉम्ब आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट सुल्तान थे। अब रज़िया कहाँ पे दफनाई गई है नहीं पता है सर, होगा तो सिलेबस के अंदर शायद होगा नहीं सर, ठीक है। जैसे दारा सिकों के केस में आपको पता होगा, है ना, औरंगजेब ने काट के कहाँ दफनाया, फिर अभी बीच में भारत सरकार भी ढूंढना शुरू करती है, मतलब कहाँ चले गए सर, है ना, वेयर इज बीन बरीड डाउन। फिर पता चला हुमायूं के मकबरे में एक अननोन कब्र है, वो शायद दारा सिकों की हो सकती है सर, ठीक है। अननोन मतलब नाम नहीं लिखा है सर, नो नो नॉर्मली क्या होता है कि टॉम्बस्टोन में लिख दिया जाता है इंस्क्रिप्शन करके कि भाई ये महाशय यहाँ लेटे हुए हैं सर, ठीक है ना, बट नॉर्मली ये नहीं था सर। तो अभी शायद अभी ढूंढ निकाला सर, रिसर्च चल रही है कि शायद यही दारा सिकों की कब्र होगी, बट यहाँ इन दोनों के मकबरे आपको दिखेंगे, अल्तुतमिश के दिखेंगे और बलबन के दिखेंगे सर, है ना। तो इससे टॉम्ब आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई। पिक्चर क्लियर हो गया। तो मीनार बने, फोर्ट बनवाने की कोशिश की गई सर। सुल्तानगढ़ वाज एग्जांपल ऑफ फोर्ट, है ना, समझे? जहाँ राजा खुद अल्तुतमिश का ही समय का मॉन्यूमेंट है सर, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनता है और कवतुल इस्लाम, है ना। तो ये 3-4 प्रकार के बड़े-बड़े मॉन्यूमेंट्स यहाँ बनेंगे। इसी में ही फेज 1 में थोड़ा फर्दर डेवलपमेंट होता है, खिलजी तक आते हैं। खिलजी के समय तक आते-आते मटेरियल्स की कमी खत्म हो गई है। मटेरियल्स की कमी खत्म हो गई का मतलब ये है कि नाउ यू हैव अ गुड मटेरियल अवेलेबल। दूसरा, खिलजी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आई थी, मंगोलों से फाइट कर रहा है, ये वो फला-ढीम का। और फिर काफ़ी लोग दिल्ली की तरफ भी आए होते हैं सेंट्रल एशिया से, क्योंकि बलबन के समय पे बहुत लोगों को रिफ्यूज दी गई थी बिकॉज़ ऑफ द मंगोल मेनेस, याद है आपको? तो उसमें कारीगर भी भाग के आए थे, है ना? तो देयर मल्टीपल स्किल्स पर्सन एंड क्राफ्टमैन एंड कैलीग्राफी मैन, मल्टीपल पीपल केम सर। हाँ, चलो, 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 चलो। तो खिलजी के समय पे क्या हुआ कि मटेरियल की अवेलेबिलिटी अब खत्म हो, मतलब वो पॉसिटी का प्रश्न नहीं था, देयर वाज नो मच, नॉट मच ऑफ स्कैर्सिटी अराउंड। मटेरियल की स्कैर्सिटी नहीं है, लेबर की स्कैर्सिटी नहीं है, स्किल्ड पर्सन की भी स्कैर्सिटी नहीं है, तो फ्रेश बिल्डिंग बनेंगे कि नहीं बनेंगे। दूसरा क्या हुआ कि खिलजी के समय से बाहर से लोग आए, उन्होंने स्टोन आर्किटेक्चर का नए प्रकार से उपयोग करना शुरू किया। सो द पीपल हू केम फ्रॉम द आउटसाइड एरियाज दे स्टार्टेड यूजिंग द स्टोन आर्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे सर। उन्होंने इंग्लिश बॉन्ड बनवाए सर, मैंने अभी आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले सर। मोर्टार और लाइम का यूज करना शुरू कर दिया बड़ी मात्रा में, ऐसा तो स्लेव डायनेस्टी में भी हुआ था सर, है ना। यू कैन नॉट कीप इट इन अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट, बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि ये गुलाम बन से ही होना शुरू हो गया है। तो बाय द खिलजी पीरियड वी सी द न्यू डेवलपमेंट टुक प्लेस। तो ये अपने आप को सेल्जुक या टर्किश स्टाइल कहते हैं, ये सेल्जुक सुल्तान के रूप में अपने आप को कहते थे इसके लिए सर। इन्होंने भी आर्क्यूएट किया, रेड सैंडस्टोन किया, मॉर्टार का यूज करना शुरू किया और नए-नए प्रकार के मॉन्यूमेंट्स बनाने की शुरुआत की। अब अलाउद्दीन खिलजी की थ्योरी ऑफ किंगशिप याद रखिए, और किंगशिप की थ्योरी में क्या है कि भाई मेक इट लार्ज करना है अपने को सर, है ना, वाइल्ड एम्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो बोले मैं कुछ अलग ही कर लूंगा बड़ा वाला सर, समझे। अब राजा को अपनी थ्योरी ऑफ किंगशिप को चलवाना है, तो राजा पहले तो इधर-उधर भटकता है और फिर वो अपने आप को प्रोफेसी के साथ कंपेयर करेगा और फिर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो 1296 से लेके 1303 तक तो उसकी लड़ाई चल रही है मंगोलों के साथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। 1303 में उसको फाइनली दिक्कत पिक्चर समझ में आया कि यार मैं अगर अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाऊंगा तो मंगोल घुस जाएंगे घर में, और ऑलरेडी 2 बार आ चुके थे दिल्ली में सर, है ना, 1299 और उस पीरियड के समय पे। तो फिर उसने सीरी करके एक जगह है दिल्ली के बाहर, मतलब पुरानी दिल्ली के बाहर से, ठीक, वहाँ पे किला बनवाया जिसका नाम है सीरी फोर्ट, समझे। नाम ही है सीरी फोर्ट। अब वहाँ पे एक ऑडिटोरियम बनवा दिया गया है नजदीक में ही, तो उसका भी नाम दिया गया सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम सर, है ना। तो वहाँ प्रोग्राम्स और शोज और ये सब होते रहते हैं सर, आप दिल्ली में रहते होंगे, आपको आइडिया होगा सर, ठीक। तो 1303 में उसने अपने आप को सिक्योर कर दिया, बोला आई नीड टू सिक्योर माय सेल्फ, है ना। तो बरानी उसको नया नगर कहता था उस टाइम पे, बोले वी आर बिल्डिंग अ न्यू सिटी कॉल्ड एज नया नगर सर, है ना। नया नगर क्यों सर, समझे नहीं समझे, है ना। ये नया नया मैंने बनाया है ना, इसके लिए सर, गेटिंग ऑन बोर्ड। तो बरानी उसको सीरी फोर्ट के रूप में कहता है, नया नगर के रूप में उसको कंसीडर करता है सर, ठीक। दूसरा, इसने जमाती खाना मॉस्क बनाई। जमाती खाना मॉस्क वाज द फर्स्ट मॉस्क दैट वाज मेड आउट ऑफ फ्रेश मटेरियल सर। फ्रेश मटेरियल का मतलब ये है कि उसने यहाँ पे पुराने चीज़ों का यूज़ नहीं किया सर, ठीक है। और ये निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह थी, उसके बाजू में ही बनवाई जाती है सर, ठीक है ना। तो ये भी एक आपको खासियत इसके समय की दिखेगी। तीसरा, ये भाई साहब कह रहा है कि अगर मेरे आगे वाले सुल्तान इतना बड़ा मीनार बना सकते हैं तो मैं इसका ट्वाइस लार्ज मीनार बनवाऊंगा, ठीक है। अब कुतुब मीनार का उसने मेजरमेंट लिया, बोले इसका अच्छा, इसका जो बेस है वो इतना ब्रॉड है सर, और मुझे इससे बड़ी हाइट में जाना है, आई नीड टू एक्सपांड द बेस, है ना। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ही मैं ऊपर जा पाऊंगा सर, ठीक है, टेपर्ड शेप के अंदर से सर, ठीक है। तो इसने ट्वाइस बनवाने के लिए इसका पहले फाउंडेशन थोड़ा बड़ा कर दिया सर। तो प्लान तो ये था कि मतलब ये क्लासरूम की स्लाइड्स को फाड़ के ऊपर चला जाएगा सर, ठीक है ना, उतना ऊपर जाएगा सर, यूँ करेगा तो छेद हो जाएगा आसमान में सर, ठीक है ना, मीनार के ऊपर से उसको उतना ऊपर जाना था सर, समझे आपको, ठीक। वो था ना सर, उसके अंदर अलग ही था, मैंने बताया तो सही सर। मैं मीनार के ऊपर चढ़ के बादल को क्यूमुलोनिम्बस क्राउड को नीचे लेके आऊंगा, चल चल बरस यहाँ पे सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन। बोले ऐसा थोड़ी चलता है, क्यूमुलोनिम्बस से पानी देता है ना आपको सर, निम्बस ही आता है ना जो बारिश करवाता है सर, ठीक है, चलिए। तो बोले पकड़ के उसको नीचे गिरवाऊंगा, बोला चल बरस यहाँ पे सर, है ना। हाँ, तो अलग ही कहानी है उसकी सर, सुल्तान की सर। तो ये महाशय ने एक साइड के ऊपर फाउंडेशन बनवाना शुरू किया सर, है ना, स्टार्टेड बिल्डिंग फाउंडेशन, और फाउंडेशन उतना ब्रॉड बनवाया सर। इसके लिए आप कुतुब मीनार की प्रीमाइसेस में जाओगे ना, व्हेन यू गो इनटू द प्रीमाइसेस, अंदर की साइड में थोड़ा घूमोगे सर, है ना, तो आपको ये दिखेगा अलाई मीनार, नाम ही अलाई मीनार सर, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई मीनार सर, नोन एज अलाई मीनार सर, ठीक है। और ये जो अलाई मीनार है, ये अलाई मीनार की खासियत ये हुआ करती थी सर कि जहाँ पे ये उसका फाउंडेशन ब्रॉड करके ऊपर बिल्डिंग बनवाने की कोशिश। अब अलाई मीनार शुरू होते ही खत्म हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ सर, ठीक है, क्योंकि पहले बनवाया, फिर लड़ाई करना चला गया, फिर खत्म, ओके, टाटा बाय सर, ठीक। देन व्हाट टू डू सर, गेटिंग अ पॉइंट ऑन। तो आगे क्या नहीं बनवा पाया, तो इसके लिए उसका बेस ब्रॉड रह गया और ऊपर का जो मॉन्यूमेंट है वो नहीं बनवा पाया। तो आपको मन करता है तो यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स ओवर हियर, एंड देन यू कैन क्लेम कि इनका क्या नाम
अलाई मीनार को आगे कंटिन्यू किए सर, है ना। बट उसके पहले ये महाशय ने और एक दो चीज़ें बनाई थी। एक थी आपकी इनफैक्ट है ना अलाई दरवाज़ा। अब देखिए अलाई दरवाज़ा का इंपॉर्टेंस ये है कि अलाई दरवाज़ा में प्रॉपर्ली डोम आर्किटेक्चर का यूज़ होना शुरू हुआ था। डोम का मतलब है गुंबद सर, है ना। दूसरा इसमें व्हाइट एंड रेड सैंडस्टोन का भी उपयोग होना करना शुरू कर दिया है। व्हाइट मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन का सर, ग्रीन वन। तो लाल पत्थर में आप देखोगे स्पेसिफिक एरियाज में कटिंग करके व्हाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बाय द वे दिस अलाई दरवाज़ा वाज़ बेस्ड ऑन वन ऑफ द गेट्स ऑफ कुतुब मीनार, है ना। तो कुतुब मीनार की शायद तक ईस्ट एंट्री है, वहाँ से अलाई दरवाज़ा निकलता है सर। मुझे याद नहीं कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, बट मैंने यहाँ यहाँ कोई खड़ा हुआ है, यहाँ ऐसे फोटो अपने में खिंचाया था सर, ठीक है। अपन गए थे 12-15 साल पहले सर, है ना। तो अपन भी यूँ करके खड़े रह गए। बोले थोड़ा दूर से लेना, पूरा बिल्डिंग दिखना चाहिए सर, ठीक है। तो आई स्टिल रिमेंबर सर, ईस्ट ही है शायद तक, ओके। तो शायद तक 2006 की बात होगी, 5 या 6 के आसपास की बात सर, है ना। और मोबाइल उतने वो प्रोमिनेंट नहीं थे सर, है ना। डीएसएलआर थे, बट डीएसएलआर वर नॉट वेरी मच कॉस्टली सर, है ना। तो पुराने कैमरा से हम निकलवाए थे। चलिए सर, ठीक है। तो ये आपको कहानी देखिए, डिजिटल कैमरा आ गए थे बाय द टाइम। डीएसएलआर तो बहुत कॉस्टली थे, बट डिजी कैम थे, ये साइज डिजिटल कैमरा था मेरे पास। डिजिटल कैमरा से हमने निकलवाया था। चलिए सर, ठीक है। डिजी कैम होते थे ना सर, डिजिटल कैमरा, उसमें मेमोरी कार्ड डालना होता था और फिर मेमोरी कार्ड से तो ठीक थे, वो भी कैमरा अच्छे थे सर, है ना। तो ये कहानी आपको दिखेगी अलाई दरवाज़ा की, व्हाइट एंड रेड सैंडस्टोन की सर, व्हाइट। और मेरे को बर्थडे में गिफ्ट आया था वो डिजी कैम सर, और डिजिटल कैमरा से फिर मैं सब जगह अलग-अलग जगह घूमता रहता था सर, फोटो खींचता रहता था। चलिए सर, ठीक है। तो ये कहानी आपको मिलती रहेगी सर, अलाई दरवाज़ा की सर, है ना, याद रखिएगा। ये डोम है व्हिच वाज़ बिल्ट फर्स्ट टाइम। तो ये एक नया फीचर आया सल्तनत में। पहले इनकी डायनेस्टी में डोम आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा था सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन। और ये डोम एक्चुअली प्रॉपर्ली बैलेंस्ड डोम है सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग ओपन। दूसरा, इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर में आर्क शेप आर्किटेक्चर दिखते हैं सर, ठीक है, गेटिंग ओपन, है ना। तो आर्क शेप आर्किटेक्चर देखिएगा सर, है ना। तीसरा, ये रेज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था, इसमें भी आपको कुरानिक वर्सेस दिख जाते हैं सर, ठीक है। सिमेट्रिकल शेप बनवाया गया है, मैंने आपको बताया सर, है ना। सो यू विल फाइंड सिमेट्रिकल शेप ऑफ व्हाइट एंड रेड सैंडस्टोन एज़ वेल आल्सो बिल्ट ऑन दिस, है ना, गेटिंग ओपन। तो ये खासियत आपको यहाँ से मिल जाती है सर, है ना। तो ये कुतुब मीनार के ऊपर बेटा जमील ऑप्शनल का कोर्स नेक्स्ट ईयर आएगा, बट ये इसका क्या कोर्स है, पेपर 2 जो है वो अभी शुरू हो जाएगा 1 आध महीने में सर, ठीक है। तो ये जॉइन पेपर 2 तो नए से ही करेंगे, है ना। तो आराम से आपकी तैयारी भी होती रहेगी सर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है सर, कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ सर, ठीक है। फिर उसने हौज खास, मैंने आपको बोला सर, है ना। तो हौज खास का निर्माण करवाया सर, है ना। हौज खास में वो चिल मारने जाता था सर, और चिल आज भी लोग चिल मारने जाते हैं, तभी भी चिल मार देखो, द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस हैज़ नेवर चेंज्ड इन स्पाइट ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 800 ईयर्स, है ना। 800 साल के बाद भी वो चिल एस्पेक्ट ऑफ हौज खास हैज़ नेवर गॉन डाउन सर, ओके। सो अभी भी लोग जाते हैं ना सर, है ना। मेट्रो स्टेशन पे उतरे, 20 रुपए की ऑटो पकड़ी, बोले भैया हौज खास लेके चलिए, नहीं उबर ले ली, जो भी ले लिया आपने सर, ठीक है ना। उसमें भी रिक्शा वाले अगर आप अननोन हो तो आपसे 200 रुपए लेके जाता है सर। तो मेरे एक दोस्त को हमने कहा कि तू मेट्रो पे उतर सर, और फिर वहाँ से ऑटो को बोला। ही वाज़ वेरी न्यू टू दिल्ली, उसको पता नहीं था। वो 150 रुपए चिपका के आया। मतलब कितना लिया ऑटो वाले ने? तो बोले यार मैं तो 150 लेके आया, डिस्टेंस उतना था नहीं। मैंने कहा 30-30 रुपए में लेके जाते हैं सर, ठीक है ना। तो वेलकम टू दिल्ली सर, है ना। तो दिल्ली की खासियत है ना वो, तो चलो। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो कहानी क्या है ना, इट्स अ वेरी नाइस एरिया टू चिल अराउंड सर, है ना। मतलब आप अंदर की साइड में प्रीमाइसेस में भी बैठोगे ना, गार्डन वार्डन है सर, ठीक है। तो वहाँ आराम से आप बैठ सकते हो सर, डिस्कशन कर सकते हो, ये वो। तो वहाँ मकबरा है सर, है ना। किसका मकबरा है ज़रा बताइएगा सर, होमवर्क है आपके लिए सर, हौस खास के प्रीमाइसेस में इज़ अ टोम्ब जहाँ किसी को बरी किया गया है। चलिए सर, ठीक है। तो ये कहानी आपको इसके अंदर से दिखेगी कि क्या स्टोरी है इसके अंदर से सर, ठीक है। तो खिलजी में आपके यहाँ पे नया डेवलपमेंट होता है। अब खिलजी में क्या डेवलपमेंट हुआ, चेंज हुआ सर, न्यू मटेरियल्स आए, साइंटिफिक आर्किटेक्चर, मतलब जो डोम आर्किटेक्चर है, टोम आर्किटेक्चर, उसमें बदलाव आया। रेड एंड व्हाइट मार्बल यूज हुए सर, है ना। और राजा ने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को करेक्ट करने की कोशिश की वाया आर्किटेक्चर सर, है ना। तो जमाते खाना इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। यू कैन आल्सो फाइंड द एग्जांपल ऑफ द अलाई मीनार एज वेल सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये कहानी आपको इनके यहाँ से दिखेगी खिलजी से सर, है ना। अब सीरी का किला बनाया, पर सीरी का किला ऑलमोस्ट बस्ट हो गया, मतलब टूट गया है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस अटैक्स एंड ऑल दिस थिंग्स। बट इससे दो चीज़ आपको समझ में आ रही है। दिल्ली में छावनियां बन रही हैं, मतलब फोर्ट्स वर इन द एग्जांपल ऑफ कैंटोनमेंट्स, ओके। तो एक आपको ओल्ड दिल्ली मेहरौली वाला दिखेगा सर, है ना, पुराना किला वाला सर, ठीक। एक यहाँ मेहरौली वाला रीजन में जहाँ पे ये लोग रहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश वो लोग सर, है ना। अब खिलजी सीरी में बनवा रहा है, तो आपको अलग अलग जगह पे 3-4 जगह पे आपको पुरानी और नए मॉन्यूमेंट्स दिख जाएंगे सर, है ना। तो इसमें आगे एक्सपेंशन जो होता है वो आपको तुगलक डायनेस्टी में दिखेगा सर, ठीक है। और तुगलक डायनेस्टी तक आते आते वी कम टू नो अबाउट द फर्दर डेवलपमेंट, और इनके समय पे नई चीज़ों का बनने का शुरुआत हुआ। देखिए तुगलक में क्या हुआ, इनके पास पैसे कम थे सर, और बिकॉज़ इनके पास पैसे कम थे, तो तुगलक वंश के शासक जो थे, इनके यहाँ पे कोई अलाउद्दीन खिलजी वाले एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग्स नहीं बनते हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग्स का मतलब है कि खिलजी ने जैसे अलाई मीनार का बनाने का प्लान किया, या अलाई दरवाज़ा बनवाया है, जैसे वो थोड़ा अच्छा आर्ट दिखता है कंपेयर्ड टू दिस पॉइंट, वैसा नहीं बना है। तो इसके लिए काफ़ी लोग कहते हैं कि इट वाज़ अ क्राइसिस पीरियड। क्राइसिस पीरियड का मतलब ये था कि भई इनके पास संशोधनों के अभाव होने के कारण, और बाकी जो माल-मत्ता थी वो कहीं और उड़ा दिया सर, है ना, बिकॉज़ द मनी दैट दे हैड दे स्पेंट इन सम अदर एरियाज़ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज़ अ क्राइसिस पीरियड सर, है ना। ये क्राइसिस पीरियड के अंदर इनके द्वारा मटेरियल जो है वो भी बदल दिया जाता है। देखिए लाल माटी का जो पत्थर होता है ना, रेड सैंडस्टोन, व्हाइट मार्बल, दे आर वेरी कॉस्टली सर। आज की तारीख में आप देखिए मार्बल लेने जाइए सर, आपके घर में मार्बल है इंस्टेड ऑफ विट्रिफाइड टाइल्स, दैट थिंग शोज़ कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस अलग है सर, समझे। मैं किसी के घर पे गया था, उसके वहाँ पे मार्बल है, पर उसने कहा कि ये इटालियन मार्बल है, फुली इंपोर्टेड फ्रॉम द डोलोमाइट माइंस ऑफ इटली। बोला भाई तुम्हारा स्टेटस देख के लग ही रहा है सर, घर में जो गाड़ियाँ पड़ी है वो देख के समझ में आ रहा है। तो वो फ्लॉन्ट कर रहा था, ये मैंने यहाँ से लिया है, ये मैंने यहाँ से लिया है। मैंने बोला जे बात सर, ठीक है। हमारे यहाँ पे विट्रिफाइड टाइल्स लगी हुई है सर, विट्रिफाइड टाइल्स, समझे, जो बनती है सर छोटे-छोटे 2 बाय 2 के ब्लॉक्स है, समझे, वेरी कॉम्पैक्ट। तो फिर हमको हमारा स्टेटस समझ में आता है कि भाई अच्छा वो इटालियन मार्बल है, ये विट्रिफाइड टाइल्स है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो तुगलक के समय पे भी यही हुआ सर, है ना। सो यू विल फाइंड कि ग्रे सैंडस्टोन इन्होंने यूज़ किया। अब ग्रे सैंडस्टोन क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि रेड सैंडस्टोन महँगा पड़ता था, उसकी कार्विंग, उसकी डिटेलिंग करना। व्हाइट मार्बल तो और महँगा पड़ता था सर, ठीक है ना। दूसरा, तुगलक के समय पे ये एक्सपेरिमेंट्स के कारण आधे से ज़्यादा लोग भाग गए थे, नौकरी-वोकरी छोड़ के, बोले ये राजा कुछ भी करवा रहे हैं सर, ठीक है। तो ग्रे सैंडस्टोन एक तो टफ होता है पत्थर, मतलब उसके ऊपर कार्विंग पॉसिबल नहीं होता है सर, तो कार्विंग बहुत कम मिलता है सर, ठीक है, दूसरी कहानी ये है कि कारीगर ही कम थे इनके पास, है ना। तो दे डिसाइडेड टू फोकस ऑन द स्ट्रेंथ एस्पेक्ट।
तो इन्होंने क्या किया कि किले बनवाए हैं, टाउन्स बनवाए हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है। बट दे डिड नॉट फोकस ऑन दी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स का मतलब है कि जैसे कोई बड़े-बड़े मॉन्यूमेंट्स बनते थे खिलजीज़ के समय पे या स्लेव डायनेस्टी के समय पे, वैसे नहीं बनते हैं सर, ठीक है ना। तो इन्होंने ना क्या किया, स्ट्रेंथ को फोकस किया सर, एंड ये स्ट्रेंथ में इन्होंने स्लैंटिंग या स्लोपिंग वॉल्स बनवाई सर, है ना। तो आज कोई मॉन्यूमेंट्स होता है उसको सपोर्ट करने के लिए इस प्रकार की, जैसे ये दीवार है सर, है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्लोपिंग वॉल बनवा दी सर, इसको बटेर कहा गया है सर, ठीक है। फिर यहाँ से आपका मॉन्यूमेंट होगा, इसकी एंट्री होगी सर, समझे। तो इस प्रकार से आपको दिखेगी। तो दिस इज द स्लोपिंग वॉल्स कांसेप्ट, दिस इज नोन एज बटेर। इसी को इंजीनियरिंग के अंदर बटरेस सिस्टम के रूप में बोला गया है सर, ठीक है। तो जो पकड़ के रखती है और इससे स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। आपने देखा होगा बाम्बू यूँ आड़े लगा दिए जाते हैं अगर कोई बिल्डिंग को सपोर्ट करना है ना सर, ठीक है। क्योंकि आप सीधी दीवार से सपोर्ट नहीं कर पाओगे सर, है ना। आप उसको आड़ा करके यूँ कर दोगे तो इट विल बी मोर दोनों साइड के ऊपर से सर, ठीक है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए। ये बनवाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है, ओके, समझे। तो इन्होंने मूवी के सेट में और सब जगह के ऊपर आपको यहाँ से दिख जाएंगे सर, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने स्लैब और बीम आर्किटेक्चर, मतलब जो एंशिएंट इंडिया में होता था सर, ट्राइबिएट आर्किटेक्चर को आर्कियोड आर्किटेक्चर के साथ मिक्स करने की कोशिश की है। सो दे ट्राई टू मिक्सचर ऑफ आर्कियोड एंड ट्राइबिएट आर्किटेक्चर इन सम ऑफ दी मॉन्यूमेंट्स। तो बहुत ही कम मॉन्यूमेंट्स आपको दिखेंगे, बट कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको ट्राइबिएट आर्किटेक्चर्स और आर्कियोड का मिक्सचर दिखेगा। कहाँ दिखता है? हौज खास में। फिरोज शाह तुगलक ने हौज खास को रिपेयर किया था सर, ठीक है। तो उसने क्या किया कि हौज खास के कुछ कुछ एरियाज में आप देखने की कोशिश करोगे तो ये ग्राउंड फ्लोर है, तो इसमें ट्राइबिएट बनवाया। फिर जो टॉप फ्लोर है उसमें उसने आर्कियोड बनवाया, डिजाइन ऐसे बनवाया सर, समझे, गेटिंग पॉइंट। तो आप हौज खास में चले जाओगे ना सर, इफ यू गो टू द हौज खास, यहाँ पे आपको बैठने के लिए छोटे-छोटे ओटे मिल जाते हैं सर, है ना, लोग बैठे रहते हैं, बीच में गार्डन है सर, है ना, उसका गेट यहाँ से आता है और वो बिल्डिंग के अंदर आप बैठोगे ना तो ऊपर नीचे दिखेगा फर्स्ट फ्लोर को से ग्राउंड फ्लोर को सर, है ना। तो आपको एक साइड के ऊपर आपको स्लैब एंड बीम आर्किटेक्चर दिखेगा, मतलब रेक्टेंगुलर नॉर्मली राइट एंगल में कट करते हुए आपकी विंडोज और दरवाजे दिखेंगे। उसके ऊपर वाले फ्लोर में या नीचे वाले फ्लोर में देखोगे तो आपको यूँ दिखेंगे आर्क शेप में। आपको लगेगा कि ये भूल गया था क्या बनाना सर, है ना, कॉमननेस क्यों नहीं किया सर, ठीक है। पर हौज खास की डिजाइन ऐसे की गई है सर, है ना। हौज खास को जब रिपेयर किया फिर उसको राबिन खिलजी ने उसका फाउंडेशन रखा था, छोटा-मोटा लीजर रिसोर्ट बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बड़ा कर दिया सर, ठीक है। तो उसने क्या किया कि एक ही बिल्डिंग में 2 डिजाइन दी सर। सो अल्टरनेट स्टोरीज ऑफ आर्चेस एंड द लिंटेल एंड बीम आर्किटेक्चर। कुछ खिड़कियाँ आपको ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की दिखेगी, कुछ खिड़कियाँ आपको आर्क शेप की दिखेगी। आप गए हो हौज खास में, ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि नहीं देखी है? यू ऑब्जर्व दिस? हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू हौज खास? गए होंगे तो ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा सर, ठीक है। गए तो होंगे पर ऑब्जर्व नहीं किया होगा सर। गए नहीं सर। कितने लोग दिल्ली से हैं सर? अच्छा, कुमारी सुन रही सर। वो एक्चुअली ऑप्शन में बच्चे भी थोड़े कम आते हैं ना सर इसके लिए, वरना जीएस में तो काफ़ी बच्चे होंगे कि हाँ, हाँ सर हम तो रेगुलर वाले हैं सर, समझे? हाँ, कोई और पर्पज़ से गए होते तो उस टाइम पे ध्यान में नहीं आता है ना, वो भी चीज़ बराबर कहा ना, क्योंकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ विजिट आल्सो मैटर्स ना। जब गए होते हैं तो द ऑब्जेक्टिव वाज़ समथिंग एल्स, समझे कि नहीं समझे? हौज-खास इज़ नोन फॉर अदर थिंग्स एज़ वेल सर, है ना? सो एट दैट टाइम यू नेवर नो दैट कि अच्छा मुझे ये भी देखना था सर, है ना? यहाँ किसका मकबरा है, अभी मैंने आपको पूछा सर। सो ऑब्जेक्टिव आल्सो मैटर्स है ना, जब आप आपका इंटेंशन इज़ डिफरेंट है ना, समझे आप लोग। चलो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो इसमें आप देखिएगा आप नेक्स्ट टाइम जब जाइए, जब ये ट्राइबेट भी अवेलेबल है, तो इसमें मिक्सचर हुआ है सर। ये मिक्सचर कुछ-कुछ जगह के ऊपर दिखेगा, ज़्यादा समझे आप लोग, ठीक है। कि भई इनके फीचर्स में क्या डेवलपमेंट हो, क्योंकि आपको क्या डिफरेंशिएट पूछता है, जो स्टाइल्स पूछता है ना, इवोल्यूशन ऑफ दिल्ली सल्तनत आर्किटेक्चर। तो आपको लिखना पड़ेगा कि नॉर्मली ट्राइबेट आर्किटेक्चर तो एंशिएंट में यूज़ होता था, बट द हौज खास दिस इज़ एन एक्सेप्शन सर, ठीक है। अब सल्तनत में 3 राजाओं के द्वारा बनता है, तुगलक में, गयासुद्दीन बिन मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक सर, ठीक है ना, समझे। ये तीनों राजाओं का कंट्रीब्यूशन आपको आर्किटेक्चर के अंदर पता होना चाहिए सर, ठीक है। अब सबसे पहले बनाया गयासुद्दीन बिन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद सर, है ना। ये दिख रहा है इधर सर, नहीं इधर नहीं, इधर, ये रहा, उँगली कर रहा हूँ मैं, तुगलकाबाद, है ना, पेन मारते उसको, है ना। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो ये तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद को हमने पेन मारा फटाक करके सर, है ना। गयासुद्दीन तुगलक उड़ गया, बोला क्या कर रहा है सर? तो ये क्यों बनवाया जाता है सर? ये बनवाया जाता है बिकॉज़ ऑफ द मंगोल मेनेंस। मंगोल कंटीन्यूअसली आ रहे थे, तो इनको लग रहा था कि हम लोग बड़ी-सी दीवार बनवा देते हैं, सो दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग प्रोटेक्टेड सर। और ये दीवार की खासियत ये थी कि इसके पास स्ट्रेंथ नहीं हुआ करती थी, वो दिखने में मोटी थी सर। तो कभी-कभी आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत भारी बिल्डिंग है सर, तो डिसेप्टिव बनवाने की कोशिश की जाती है। उसको मारते तो टूट जाती थी, समझे? गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया कि नहीं? मारते तो टूट जाती थी सर, पर उसकी थिकनेस को बताया गया था ऐसे सर, है ना, कि भाई देखो मजबूत बनाई है सर, मंगोल साइड के कारण सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बनाने की शुरुआत हुई। दूसरा उसने यहाँ कहीं पे एक लेक भी बनवाया था सर, यमुना नदी के किनारे के ऊपर सर, ठीक है। लेक बनवाने का इंटेंशन ये था कि लोग रहेंगे हौज और फिर वो रहेगा, सेटलमेंट होगा, पानी-वानी मिल जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद अपने आए मोहम्मद बिन तुगलक सर, है ना, दूसरे राजा आए सर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि हम तूफ़ानी करेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो पहले तो इसने डिसाइड किया कि मैं D2D करूँगा सर, है ना। दिल्ली तो दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली सर, है ना। अब जो शिफ्टिंग करके वापस आया ना, व्हेन ही केम बैक आफ्टर शिफ्टिंग, तो उसको वो बुरा लगा, दिल से बुरा लगता है वाली कहानी थी सर। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि यार दिस इज़ नॉट राइट, है ना, आई नीड टू मेक अ न्यू मॉन्यूमेंट। मैं तुगलकाबाद में वापस नहीं जा सकता। ऐसे गयासुद्दीन तुगलक का मैंने तंबू गिरा के इसको मारा था। याद होगा आपको कानपुर की डायनेस्टी सर, है ना, क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड सर, है ना, वो हाथी-वाथी आ गए थे सर, ये सब चीज़ें। तो इसने नया सिटी बनाया जहाँपना, कैन यू सी ओवर हियर, जहाँपना। दिस वाज़ कंस्ट्रक्टेड आफ्टर द कैपिटल शिफ्टिंग फियास्को। कैपिटल शिफ्टिंग का जो फियास्को हुआ, उसके बाद होता है सर, ठीक। तो इसका प्लान ये था कि मैं तुगलकाबाद से सीरी से लेके ये जो दिल्ली खुना है, जो ओल्ड सिटी है सर, है ना, उसको कवर करते हुए ये सिटी को बनवाऊँगा सर, है ना। सो आई विल मेक अ सिटी जो सब के सब सबअर्ब्स के साथ कनेक्टेड होगी, इसलिए बीच में बनाऊँ। सीरी तो बाजू में ही है, सीरी इज़ नेक्स्ट टू इट, है ना, हौज खास भी इसके बाजू में ला देता हूँ सर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये पूरी छावनी बन जाएगी सर, लिंकिंग वॉल्स ऑफ ओल्ड दिल्ली एंड सीरी फोर्ट एंड सबअर्ब्स को कनेक्ट। अब ये सिटी चालू तो किया, है ना, जोश-जोश में, फिर पता चला कि मज़ा नहीं आ रही है सर, ठीक है। तो देन लेटर ऑन ही लेफ्ट द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, और उसने फाउंडेशन बनवाया था सर। इसने गयासुद्दीन का मकबरा भी बनाया। देखिए कितना स्मार्ट राजा है सर, है ना। पहले तंबू गिरवाया उसके ऊपर सर, है ना, फिर 2 घंटे तक पड़े रहने दिया, बोला कोई भी मज़दूर हाथ नहीं उठाएगा सर, है ना। नो वन विल टच दैट, उसको कंप्लीटली जस्टिफाई करना, मर देना चाहिए सर सब लोग। एंड देन यू विल फाइंड, फिर रोया, बोले हाय चले गए, है ना, अब मुझे उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा सर, फिर मकबरा बनवा दिया सर। वेरी स्मार्ट किंग, है ना, समझे। और बड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर रेज़ करके सर, है ना, यहाँ एक पूरा प्लेटफॉर्म बनवाया, फिर यहाँ पे दफनाया गया सर, ठीक है। फिर उसके आजू-बाजू में आप देखोगे मकबरा बनवाया गया, उसके ऊपर ये डोम डाल दिया गया सर, है ना। और लोगों को कहा गया कि देखिए यहाँ इतने हमारे योद्धा थे,
है ना, शहीद हो गए सर, ना भाई तुमने क्या किया था हमको पता है ना सर, फिर ये सब कहानी दिखेगी सर। फिर आदिलाबाद, आदिलाबाद एक्चुअली गयासुद्दीन ने थोड़ा डेवलप किया था, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आदिलाबाद के ऊपर इसने फोर्ट बनवा दिया, तो ये सब लिंकअप करवा रहा है सर, ठीक है। फिर मॉस्क बनाई, बेगमपुरी मॉस्क है ना, तो ये सब मॉस्क आपको इसके समय पे आपको दिखेगी सर। ये तुगलक डायनेस्टी में फर्दर एक्सपांशन फिरोज शाह तुगलक करेगा सर। फिरोज शाह तुगलक तक आते-आते फिरोज शाह तुगलक कहता है कि यार यहाँ बहुत खिचड़ी हो गई है सर। एक से एक राजा बाजू-बाजू में सब लिंकेजेस करके बना रहा है। बोले मैं कहीं और जाऊँगा, बोले कहाँ जाऊँगा? आई गो टू अदर पार्ट्स ऑफ दिल्ली, समझे? सो ही डिसाइडेड टू द अदर पार्ट, शिफ्टिंग टू अदर पार्ट है ना, और फिर वो यहाँ चला गया फिरोजाबाद में, ठीक है। उसने कहा कि अब मुझे रिक्लाइनिंग वॉल्स नहीं बनानी है, मैं नॉर्मल बेसिकली वॉल्स का यूज़ करूँगा, उसमें ग्रेनाइट का उपयोग बहुत किया। सो ही स्टार्टेड बिल्डिंग ग्रेनाइट वॉल्स इन मल्टीपल डेवलपमेंट्स, और उसने फिर छतरी बनाई, झरोखा बनाया, मंडप बनाया सर। अब छतरी एंड झरोखा वाज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द राजपूत आर्किटेक्चर, मंडप वाज़ द असेंबली हॉल, जो मंदिरों में हुआ करता था। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की मदर कौन थी सर? इसके मैट्रिमोनियल रिलेशंस कहाँ-कहाँ लग रहे थे? याद आया आपने उस दिन पढ़ा था इसकी पॉलिटिकल थियरी में, बीच में भी एक दिन मैं डिस्कस कर रहा था। प्रिंसेस से राजपूत थे सर। तो इसके कारण यू विल फाइंड द राजपूत आर्किटेक्चर और द इंडियन इन्फ्लुएंस इंडो इस्लामिक है, वो अभी भी चल रहा है। ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। जब इंडो इस्लामिक कहते हैं तो ऐसा नहीं था कि इंडो इस्लामिक इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड, वो इनिशियल था। फिरोज शाह तुगलक और अकबर में तो प्रोसेस ऐसा हो गया कि यहाँ जो हिंदू कम्युनिटी के रूलर्स के साथ इनके रिलेशंस और वो डेवलप हुए, तो दिस क्रिएटेड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो फरिश्ता बताता है कि भई फिरोज शाह तुगलक ने तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब इतने नहीं बनाए होंगे सिटीज़ और ये सब, पर कुछ तो बनाया था सर, है ना? इसका 10% भी पकड़ लीजिए सर, तो 20 एक शहर बना दिए होंगे, 2-3 पैलेसेस होंगे, 3-4 मदरसास बनाए होंगे, 3-4 मस्जिदें बना दी होंगी सर, है ना? 8-10 दवाखाने बनाए होंगे, शिफाखाना कहते हैं ना हॉस्पिटल्स को, है ना? 8-10 ये हौज़ बना दिए होंगे, मकबरे बनवाए थे नो डाउट सर, है ना? और ब्रिजेस भी बनवाए थे क्योंकि बीच में कैनाल्स वैनाल्स और ये आ रही है। सिटीज़ का निर्माण किया था फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर सर, है ना? जौनपुर आप देखोगे तो इसके समय पे आपको दिखेगा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम जौना खान था सर, ठीक है? तो ये भी आपको तुगलक डायनेस्टी के बेसिस के ऊपर से दिखता है सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं सर। इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक ने हौज खास को रिपेयर भी किया सर, फिरोजाबाद को बनाया। फिरोजाबाद के अंतर्गत शमसे सिराज अफीफ अफीफ ने किताब लिखी थी सर, है ना? तो बताता है कि ये थोड़ा दूर बनवाया गया था, 1 डेढ़ लाख की पॉपुलेशन भी हुआ करती थी, और फिर तैमूर इसके बाद यहाँ पे जब आता है तो इसको तोड़ देगा सर, गेटिंग पॉइंट है ना? दूसरा फिरोज शाह तुगलक का आर्किटेक्चर का रोल ये था कि उसने अशोक के 2 पिलर्स लेके आए थे सर, ठीक है? तो ये पिलर्स अगर आपको याद होगा टोपरा और मेरठ से लेके आए होते हैं, और फिर वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया जाता है दिल्ली में ही सर, ठीक है? और बाकी मॉस्क बनाता है, काला मस्जिद है, कली मस्जिद है, खिड़की मस्जिद है, बेगमपुरी मॉस्क शुरुआत तो इनके समय पे हो गई थी सर, ठीक है? तो और एक्सपेंशन करवाने की कोशिश की गई सर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद के समय पे सर, ठीक है? इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक ने अपने वज़ीर के लिए भी मॉस्क ये बनाई थी, टॉम्ब सर, है ना? तो यू विल फाइंड कि खान जहाँ तेलंगानी, अगर आपको पता होगा, वो हिंदू कन्वर्ट था, ही वाज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फिरोज शाह तुगलक एडमिनिस्ट्रेशन सर। उसका मकबरा भी बनवाया जाता है सर, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट है ना? फिर एक सूफी संत हुआ करते थे कबीरुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया के बाद के हैं सर, ठीक है? औलिया संप्रदाय चिश्तियों से बिलॉन्ग करते थे, तो उनका भी मकबरा बनवाया जाता है सर। फिरोज शाह तुगलक का खुद का भी मकबरा बना। तो यू विल फाइंड कि फिरोज शाह तुगलक के समय पे नया डेवलपमेंट, मतलब नए मटेरियल्स और या लेविश ऑर्नामेंटेशन आपको शायद ना मिले, बट द नंबर हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड, समझ में आया सर? तो फेज़ 2 में आपको क्या दिख रहा है? द एक्चुअल नंबर हैज़ गॉन अप, क्वांटिफिकेशन ऑफ द आर्किटेक्चर हैज़, तो न्यू मटेरियल्स था एंड द नंबर हैव आल्सो टेकन। ऑर्नामेंटेशन में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, पर भाई यहाँ ये महाशय जो थे, ये 25-50 सिटीज़ का निर्माण करवा रहे हैं। उसमें मटेरियल यूज़ होगा, उसमें कारीगरों का उपयोग होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी ना सर, गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज़ और ये बेसिस आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से चलता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंटल एस्पेक्ट था आर्किटेक्चर का। अब इसमें जो थर्ड फेज़ है सर, है ना? थर्ड फेज़ का मतलब ये है कि कैनाल भी हम लोग लिख सकते हैं, पर वो इरिगेशन और वाटर में यूज़ कर दिया था ना इसके लिए सर, ठीक है? सैयद और उसके बाद क्या होता है? वो कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सवा 10 तो यहाँ पे हो ही गया है सर, ठीक है? आज हमने 12-13 मिनट थोड़ा लेट शुरू किया बिकॉज़ ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम एज़ वेल एंड सम आई गेस थोड़ा हेल्थ वाला भी था, तो मैं 5 मिनट आगे पीछे हो गया सर, ठीक है? तो एक्चुअली मैं 3 मिनट 2 या 3 मिनट आगे हो रहा, मतलब पीछे था सर, उसमें फिर टेक्निकल एरर आ गई, मैंने बोला फँस गए सर आज। तो फिर मैं वेट करा, फिर मैंने भरत को अपडेट करवाया, मैंने बोला भरत मैं आ रहा हूँ सर, है ना? प्लीज़ इन्फॉर्म। भरत आपने कन्वे किया था क्लास में सर, ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक है, तो भरत को कन्वे करवा दिया मैंने, बोला ठीक है ना, चलिए। अरे टेलीग्राम नहीं बन पाया है, मैं टेलीग्राम बनवा देता हूँ, क्योंकि मैं वो 2-3 दिन ट्रैवल कर रहा था ना टू बैंगलोर से, है ना? तो फिर उसमें ही आगे पीछे हो गया सर। चलिए सर, ओके। हाँ, तो मैं भी आया, जस्ट आई केम ऑन वीकेंड ओनली, और फिर थोड़ा काम-काज भी ज़्यादा था आगे पीछे का सर, है ना? तो कल कंटिन्यू करेंगे, आर्किटेक्चर को खत्म कर लेंगे। नो, ज़रूरत नहीं है, रुद्र देयर इज़ नो नीड, आई गेस स्लाइड्स में और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन्स अटेम्प्ट हो पाएँगे आपके सर, है ना? जैसे फीचर्स आपको जीएस में भी याद रखने हैं और ऑप्शनल में भी याद रखने हैं सर, ठीक है? हाँ, पेपर 1 के बाद टेस्ट लूँगा, आई विल टेक द टेस्ट, ओके? और मेरी तरफ से मैं आपको टेस्ट लेके दूँगा, चिंता मत करिए सर, ठीक है? चलिए, तो फिर कल मिलता हूँ। पेपर 2 जैसे ही ये खत्म करेंगे, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ सर, है ना? हम लोग ट्यूसडे तक विजयनगर और बहमनी सुल्तान को खत्म कर देंगे। ट्यूसडे नहीं, थर्सडे तक है ना हमारा, थर्सडे तक सेशन है ना हमारा। तो आर्किटेक्चर कल से हम लोग रीजनल स्टेट्स पढ़ना शुरू करेंगे, विजयनगर और बहमनी को खत्म करेंगे। हमारे पास 3 सेशन अभी और है सर, है ना? 30, 1 और 2। 3 से लेके 10 तारीख तक मैं छुट्टी के ऊपर हूँ सर, है ना? फ्रॉम 3rd टू 10th एक्चुअली आई एम टेकिंग एन ऑफ बिकॉज़ ऑफ सम ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड कमिटमेंट, जो थोड़ी नेसेसरी है सर, है ना? वर्क लाइफ में से थोड़ा लाइफ वाला मैटर है इसके लिए सर, ठीक। 11 से हम लोग शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबब्ली मुगल से, 11 या 12 से सर, है ना? वहाँ से लेके मेरा टारगेट ये है कि 31st तक मैं आपको निपटा दूँगा मुगल्स को, क्योंकि मुगल्स में 20 एक सेशन ही चाहिए होंगे, क्योंकि हमने बेस बनवा दिया है सर। तो टारगेट ये है मेरा कि दिसंबर एंड में जैसे ही ये खत्म होगा ना सर, वैसे ही आई विल बी स्टार्टिंग विथ दिस। मुगल्स में 20 सेशन क्यों ले रहा हूँ, उसके पीछे का कारण आपको पता चलेगा जब हम मुगल्स पढ़ेंगे तब, ठीक। अकबर विल टेक अराउंड 5-6 क्लासेस, ओके? और वो भी कम है सर, समझे आप लोग, ठीक? समझे आप लोग? और फिर जैसे ही नया साल शुरू करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विथ दिस, क्योंकि ये तो मेरा ऑलरेडी शेड्यूल था, दिस वाज़ ऑलरेडी शेड्यूल, इसके लिए मैंने क्लासेस भी ऐड नहीं करवाए थे इन बिटवीन, 2 तारीख तक ही मैंने करवाए हैं सर, ठीक है? फिर 2 के बाद मुझे भी श्योर नहीं है कि क्या कहानी है, ना? मतलब एट लीस्ट 1 हफ्ते तक तो कहानी मुझे नहीं पता है सर। चलिए, तो आज कंक्लूड करता हूँ, आई सी यू टुमारो सर, है ना? मैं आपको कल टेस्ट 10 के बाद नहीं, टेस्ट हम लोग करेंगे आफ्टर 31st, है ना?
चलिए सर, है ना, प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, है ना, कल मिलता हूँ 10 बजे सर, कल तो टाइम पे हो जाएगा, तो थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा था तो इसके लिए ज्वाइन नहीं कर पा रहा था।